हेलो। ये अभी वर्किंग है, सभी सुनाई दे रहा है। हेलो। 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 आ रही है अभी तो? रोहित। हेलो। आवाज आ रही है? नहीं, इसमें मेरे तो इसमें सिस्टम में शो हो रहा है मुझे। हेलो। आ रही है? वीडियो विजुअलाइजेशन भी ठीक है। ठीक है, दोनों चीजें ओके। क्या?
नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जीना सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला के विषय में बताऊंगा। पाइल्स फिशर फिस्टुला के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये एग्रीवेट बढ़ता कैसे है, इसको घर में आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे इसमें लाभकारी होते हैं, मस्से के लिए क्या ऑपरेशन ही इसका इलाज है, तो उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। कई व्यक्तियों ने इसकी ट्रीटमेंट कहीं लोकल किसी चिकित्सा संस्थान से करवा ली और वहां से केस उनका और बिगड़ गया। तो ये सभी केसेस कॉम्प्लिकेशंस हमारे पेशेंट्स में, रोगियों में अज्ञानता के कारण होता है, लो एजुकेशन के कारण से होता है। सर्वप्रथम तो आपको अपने रोग के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। जानकारी का तात्पर्य यह है कि आपको पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला है, इसका भेद आपको होना चाहिए। तो इस वेबिनार में हम आपको तीनों के भेद बताएंगे, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वो बताएंगे, और आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी हम देंगे। जो कोई जिज्ञासु या रोगी हमसे प्रश्न पूछना चाहता है तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके हैंड रेज करके हमारी टीम को जता सकता है कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको हैंड रेज करना है, फिर हमारी टीम आपको अलाउ टू टॉक करेगी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। तो पीपीटी के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे, उनका स्थान विशेष जो होता है वो हमारा गुदा मार्ग होता है, एनस होता है। इन तीनों का भेद ना जानते हुए व्यक्ति कहीं अज्ञानतावश कोई ट्रीटमेंट ऐसा करा लेते हैं जो कि उस रोग के लिए होता ही नहीं है। अब आपको आपके रोग के विषय में जानकारी होना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पाइल्स पाइल्स को हम सामान्य भाषा में बवासीर के नाम से जानते हैं। फिशर फिशर को हम आयुर्वेद की भाषा में, सामान्य भाषा में परिकर्तिका रोग के नाम से जानते हैं। फिस्टुला फिस्टुला को हम सामान्य भाषा में भगंदर रोग के नाम से जानते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इनके जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो मोस्ट ऑफ एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। अब बवासीर की हम बात करें, पाइल्स की बात करें, हमारे गुदा मार्ग के अंदर स्पिंटर होता है। स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर और इंटरनल स्पिंटर। जब ये मस्से स्वेलअप होते हैं, एक्सटर्नल स्पिंटर का मस्सा होगा तो अत्यधिक तीव्र रुझा, पीड़ा, पेन आपको फील होगा। अगर वो मस्सा इंटरनल स्पिंटर पर है तो वहां आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और दर्द नहीं होगा, क्योंकि वहां आपकी सेंसेशन नर्व्स अवेलेबल नहीं होती। और दूसरी बात आती है फिशर की। फिशर एक गुदा मार्ग के अंदर कट लग जाता है जो कि आपको कर्तन काटने के समान दर्द देता है। ये आधा घंटा, एक घंटा तक पेन दे सकता है, और इससे लंबा पूरे दिन भी पेन दे सकता है। इसके अंदर ब्लीडिंग ना के बराबर होती है, एक दो बूंद आ गया। अगर ये एक्यूट है, नया आपको फिशर लगा है, नया कट लगा है, तो इसके अंदर एक दो बूंद ब्लीडिंग होगा। अगर ये क्रोनिक हो गया है, पुराना हो गया, तो इसके अंदर स्किन टैग आ जाएगा, और स्किन टैग के दौरान आपको फिस्टुला होने का खतरा बढ़ जाता है। दर्द कम होता है, लेकिन दर्द जब होता है जब आप मल त्याग करने जाते हैं। आपको डर लगता है कि मल त्याग करूंगा और आपको बहुत अत्यधिक पेन होगा। तीसरी बात आती है फिस्टुला की। फिस्टुला को हम भगंदर के नाम से जानते हैं। ये एक नलीनुमा आकार जो आपके गुदा मार्ग से अलग, वो डबल ओपनिंग भी हो सकता है, सिंगल ओपनिंग भी हो सकता है। कई बार तो देखा जाता है गुदा मार्ग के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी आपको महसूस होता है, और फोड़ा फुंसी से 2 महीने में, 1 महीने में वो फूटता है और वहां से पस निष्कासित होती है। या कई बार मल के साथ बदबूदार पदार्थ चिपक कर आता है, लग कर आता है। तो ये भी सामान्य फिस्टुला के साइन हो सकते हैं। फिस्टुला को अगर आप अनऑथराइज्ड या अन क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो इस रोग के बहुत उग्र साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो बात करते हैं, फिस्टुला एक असामान्य नली या मार्ग ट्यूब जैसी संरचना होती है जो शरीर के दो अंगों या शरीर के सतह और किसी आंतरिक अंग के बीच बन जाता है। यह आमतौर पर संक्रमण, इन्फेक्शन, सूजन या किसी सर्जरी के कारण बनता है।
एक्सटर्नली जैसे ही एक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, कोई छोटा सा फोड़ा या फुंसी सा आपको महसूस होता है, और इससे महीने में, 2 महीने में या निरंतर कुछ बदबूदार पदार्थ निकलता रहता है। नेक्स्ट कीजिए। ये सामान्य आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये आप जो है आपका रेक्टम है। रेक्टम के अलग ये जो नली नुमा आकार बना हुआ है, ये आपका फिस्टुला का कैनाल है। प्रीवियस स्लाइड कीजिए। अब इसमें एनल एब्सेस आपको दिखाई दे रहा है। एनल एब्सेस, यहां पर मवाद भी बन जाता है, कई बार अंदर ही मवाद बन जाता है, और मवाद बनने के कारण आपको बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई बार तो आपका टीएलसी बढ़ जाता है, फीवर आदि होने लग जाता है, आपको फेब्राइल फील होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक लेते हैं, ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। तो वो चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर सामान्य सिम्टम भी आपको दिखाई दे रहा है, आपके गुदा मार्ग में कोई जलन है, कोई दर्द ही नहीं है, मैं सिर्फ जलन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोई खारिश, सामान्य खुजली की बात कर रहा हूं, तब भी चेकअप करवाना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट कीजिए। भगंदर के भी कई प्रारूप हो सकते हैं। एनल फिस्टुला हो सकता है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो सकता है, और आंतों का फिस्टुला हो सकता है, मूत्र मार्ग का फिस्टुला हो सकता है। सामान्य हम एनल फिस्टुला की ही आज बात कर रहे हैं। एनल फिस्टुला के रोगी बहुत ज्यादा मार्केट में है, क्योंकि आज का खान पान, आज का रहन सहन, आहार और विहार दूषित हो चुका है। जो सामान्य सिम्टम्स और साइन ऑफ फिस्टुला होते हैं, वो गुदा या प्रभावित क्षेत्र में सूजन या दर्द हो जाना, पस या बदबूदार तरल पदार्थ का रिसाव होना, प्रभावित क्षेत्र में जलन या खुजली होना, मल त्याग में परेशानी और गुदा में गांठ जैसा महसूस होना, बुखार या बार बार संक्रमण होना, ये सामान्य सिम्टम्स हो सकते हैं फिस्टुला के। भगंदर के कई व्यक्तियों को बदबूदार पदार्थ आता रहता है, उन्हें फील होता है, और वो इसको इग्नोर करते रहते हैं, और कई बार चोट तो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है या फेब्राइल उनको फील हो रहा है, तो इसको इग्नोर करके सामान्य गोली ले ले। उससे क्या होता है कि ये रोग बड़ा हो जाता है, उग्र हो जाता है। वो सिंगल ओपनिंग था, वो डबल ओपनिंग हो सकता है, अंदर ही अंदर उसमें पस स्टाइफ बन सकती है। तो ये चीजें इग्नोरेंस की नहीं होती हैं। नेक्स्ट कीजिए। फिस्टुला के कारण पुराना कवच या दस्त होना, बार बार होने वाला पेरिनियल एब्सेस, आंतों की सूजन संबंधित बीमारियां, फोड़े फुंसियां, संक्रमण, सर्जरी या चोट के कारण प्रभावित ऊतक। किसी को चोट लग गई है, सर्जरी हुई है, उनको बहुत अवेयर होना चाहिए कि मुझे फिस्टुला ना हो जाए। अंदर ये जख्म कोई हो जाता है, जैसे आपके बाहरी किसी हाथ पर पैर पर चोट लगती है, तो आप इतने अवेयर होते हैं कि वहां बैंडेजिंग करेंगे, वहां आप उसको साफ करेंगे, कोई डिसइंफेक्टेंट से, औषधियों से, हल्दी से। तो वहां गुदा मार्ग के अंदर कोई जख्म है, फोड़ा है, फुंसी है, तो वहां तो निरंतर मल लग रहा है, तो वहां कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम सामान्य व्यक्ति को कहते हैं कि आप जात्यादि तेल और काशिशादी तेल का प्रयोग करें, जिससे आपका जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, वो बढ़े नहीं। और साथ में सिड्स बात करने को हम रिकमेंड करते हैं। सिड्स बात जो रहता है, वो टंकण भस्म और सफ्टिका भस्म का 3-3 ग्राम का मिश्रण लेकर गुनगुने पानी में डाल के उससे सिकाई करने को हम बताते हैं। फिस्टुला की जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं? बार बार पस भरना, सेप्सिस हो जाना, गुदा नियंत्रण की समस्या, बार बार फिस्टुला बनना, और बहुत सारे जो केसेस बिगाड़ दिए गए हैं, खराब कर दिए गए हैं आज के समय, वो कैंसर का प्रारूप लेकर भी हमारे पास आते हैं। तो किसी को भी फिस्टुला से अगर फिस्टुला का सिम्टम है, या उन्हें ज्ञात हो गया है कि पूर्ण फिस्टुला है, तो वो किसी ऐसे संस्थान से ट्रीटमेंट ना ले, ऐसे डॉक्टर से इलाज ना करवाएं। बहुत सारा प्रचार किसी बंगाली का हो रखा है, बहुत सारा किसी क्लिनिक आदि का हो रखा है, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको अवेयर करूंगा कि ऐसे अनक्वालिफाइड, अनऑथराइज्ड सेंटर से ये सर्जरियां नहीं करवानी होती। ये जो सर्जरी है, इसके लिए विशेष हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, और इसके ट्रीटमेंट से पहले पूर्ण जानकारी, जांचें होती हैं, एमआरआई आदि करवाई जाती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको समय निर्धारित करके बताया जाता है कि इतना समय आपका अप्रोक्स लगेगा, इतने क्षार सूत्र थ्रेड आपके ट्रीट होंगे। नेक्स्ट बात आती है फिशर की। फिशर
अब फिशर होता कैसे है? अब कई व्यक्ति कहते हैं जी पहले लेटरिन थोड़ी टाइट आती है और फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल आती है। तो ये जो बहुत ज्यादा टाइट जब लेटरिन आती है, कब्ज होती है, तो उसके कारण आपके गुदा मार्ग के अंदर आपके जो सॉफ्ट स्किन होती है उनमें कट लग जाता है। तो वहां कट लगना आपको इतना दर्द, इतना तीव्र पीड़ा, रुझा, पेन फील कराता है। तो फिशर एक छोटी दरार या कट होती है जो आमतौर पर गुदा एनस के अंदरूनी हिस्से में होती है। यह मल त्याग के दौरान तेज दर्द, जलन और खून आने का कारण बन सकती है। ये एक्यूट और क्रोनिक अवस्था में पाया जाता है। एक्यूट प्रारंभिक अवस्था है, क्रोनिक में थोड़ा स्किन टैग बन जाता है। नेक्स्ट कीजिए। जैसा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये फिशर, ये आपके म्यूकोजा लेयर के ऊपर कट लग जाना, बहुत तीव्र पीड़ा, बहुत दर्द होता है। व्यक्ति उल्टा लेटे रहते हैं बेड के ऊपर मल त्याग करने के बाद। बहुत व्यक्ति तो खाना भोजन कम कर देते हैं कि मल त्यागने जाना पड़ेगा, इतना दर्द होगा। तो इन कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको आ रही है तो इसका बहुत ही अच्छा आयुर्वेदा में इलाज होता है क्षार पातन कर्म से। नेक्स्ट कीजिए। फिशर के लक्षण मल त्याग के दौरान तेज दर्द होना, जलन होना, गुदा से हल्का खून आना, गुदा में खुजली और सूजन होना, मल त्यागने में कठिनाई और बार बार कब्ज, ये फिशर के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। फिशर के कारण कब्ज, बार बार दस्त होना, मसालेदार भोजन, गर्भावस्था और प्रसव, मलाशय में सूजन होना। अब यहां देखने को आता है कि गर्भावस्था और प्रसव, इसके दौरान भी ये कॉम्प्लिकेशन हमारी माताओं को, बहनों को, पूर्ण स्त्री समाज को इस रोग से कई बार ग्रसित होना पड़ता है और वो इसको इग्नोर करती रहती हैं। कई बार तो ये इतना दर्द, इतना पीड़ा जनक होता है कि वो कोई ट्यूब, क्रीम आदि का प्रयोग करती हैं। वो कुछ नहीं होता उस ट्यूब से, इसका इलाज ही नहीं। उस ट्यूब में एक तो लिडनोकेन होता है जो कि संज्ञाहरण औषधि है, लोकल एनेस्थीसिया। दूसरा उसमें मेंथा होता है, मेंथा जो कि कोई तेल आदि में मिलाकर वो बालों में लगाया जाता है, ठंडा तेल। तो वो जो ट्यूब है वो गुदा मार्ग को ठंडा कर देगी और सुन्न कर देगी, उसका कोई इलाज नहीं। और जो उसकी ट्यूब की नोजल होती है, कई बार तो मस्सों को फाड़ने का कार्य वो ट्यूब ही करती है। तो वो ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर किसी को, माता को ऐसी समस्या है, किसी भाई को ऐसी समस्या है, तो उनको जात्यादि और काशीशादी तेल का पिचु धारण करना है। कोई स्टेरिलाइज्ड गोज पीस को आप जात्यादि और काशीशादी तेल में अच्छे से पिचू बना ले और उसको गुदा मार्ग में रखना होता है। इससे आपका जो इन्फेक्शन है, इससे आपका जो कट है वो हील होता है, जख्म भरता है। नेक्स्ट कीजिए। फिशर की जटिलताएं, पुराना क्रोनिक फिशर हो सकता है, मल त्याग में अत्यधिक दर्द हो सकता है, फिशर के कारण फिस्टुला बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है, संक्रमण और फोड़े फुंसियां, ये भी फिशर के कारण गुदामार्ग के पास हो सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। अब बात आती है बवासीर की। बवासीर क्या है? बवासीर गुदा और मलाशय की नसों की सूजन या फूलने से होती है। इसमें गुदा के अंदर या बाहर गांठें बन जाती हैं, मस्से स्वेल अप हो जाते हैं, जो दर्द, जलन और खून आने का कारण बनती है। अब ये बाहरी भी हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है। नेक्स्ट कीजिए। अब कोई व्यक्ति हमें कहता है कि मुझे मस्सा हुआ था जी, मैंने गोली खाई, ठीक हो गया। किसी गोली से, किसी दवाई से, किसी ट्यूब से मस्सा ठीक नहीं होता है। मस्से के सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं, आपको ब्लीडिंग ठीक हो सकती है, उसका दर्द होना ठीक हो सकता है, सूजन कम हो सकती है। मस्सा अपनी ग्रेडिंग बढ़ाता रहता है। अब जैसे आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है जी, वो दवाई खाने से ठीक हो गया। कई रोगी आते हैं कि वैद्य जी मैं एक पर्टिकुलर सीजन में, सर्दी में समस्या होती है या मैं बाहर का खाना खा लूं तो तब समस्या होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आप को ठीक करने के लिए वो दवाई, कोई नुस्खा या ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। वो मस्सा बढ़ता जाता है, वो फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से फोर्थ ग्रेड। अब जो व्यक्ति कहते हैं जी मस्सा लेटरिंग करते समय बाहर आता है, तो समझ लो फोर्थ ग्रेड का पाइल्स। और फोर्थ ग्रेड का पाइल कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर उसमें कट लग जाए, उसमें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाए। अत्यधिक ब्लीडिंग होना आपके शरीर को एनेमिक भी बना सकता है और ये ब्लीडिंग भी आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो कोई भी ऐसा इग्नोरेंस नहीं करना है कि मस्सा हो गया है
तो उसको आप तुरंत क्षार सूत्र विधि से या किसी अन्य विधि से उसका प्रोसेस करवाएं और उसको ठीक करवाएं। इंतजार नहीं करना है कि वो क्रोनिक अवस्था में जाए या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। नेक्स्ट कीजिए। ये तस्वीर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये ग्रेड कैसे बढ़ती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ऐसे पाइल्स की ग्रेड्स बढ़ती जाती। नेक्स्ट। और इसमें जब ठोस मल लगता है तो ये मस्सा फूटता है और फूटने के बाद इससे ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट कीजिए। बवासीर के भिन्न भिन्न टाइप हो सकते हैं, आंतरिक बवासीर, इंटरनल पाइल्स, बाहरी बवासीर, एक्सटर्नल पाइल्स। नेक्स्ट कीजिए। रक्तस्रावी ब्लीडिंग पाइल्स हो सकती है, थ्रोम्बोज्ड पाइल्स हो सकती है। नेक्स्ट कीजिए। बवासीर के लक्षण: मलत्याग के दौरान खून आना, गुदा में जलन, दर्द और खुजली होना, गुदा के अंदर या बाहर गांठ महसूस होना, मल त्याग के बाद भी पेट साफ न लगना, लंबे समय तक बैठने पर दर्द या असहजता महसूस होना। आजकल जो ये मौसम अत्यधिक गर्मी का है, इस दौरान बवासीर के बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। जो मेरे भाई बाइक चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर भाइयों को ये समस्या अत्यधिक इस दौरान होती है कि जब आपको समस्या आ रही है, जब आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है और उस दौरान आप अपनी बाइक को बाहर गर्मी में खड़ा किया हुआ है और उस दौरान उस गर्म उष्ण बाइक पे आपको बैठना पड़ गया है, किसी लंबी ड्राइविंग आपको करनी पड़ेगी, तो ये कॉम्प्लिकेशंस और उग्र हो जाती है। तो ये ही नहीं है कि आपको खाना खाया, वो भोजन किया, उसी से कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा बनी। बाहरी एक कारण, बाहरी कारण का तात्पर्य ये है कि किसी उष्ण बाइक पर बैठ जाना भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस को बिगाड़ सकता है, बढ़ा सकता है। नेक्स्ट कीजिए। पाइल्स की जटिलता: बवासीर के कारण लंबे समय तक कब्ज रहना। कब्ज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तीनों के पीछे है। तो कब्ज होने ही नहीं देना, इसका विषय भी आपको सोचना चाहिए। कब्ज होती क्यों है? कब्ज आपका गलत खान पान से भी हो सकती है, पानी की कमी से भी हो सकती है। आप गरिष्ठ भोजन खाओगे, सूखा भोजन खाओगे, उससे बवासीर होने का कारण बढ़ता है। बवासीर कारण कैसे बढ़ेगा? आपको कब्ज होगी, कब्ज होने के कारण आपका ठोस मल आएगा, ठोस मल आने के कारण आपके गुदा मार्ग के जो स्फिंक्टर्स हैं, वहां के जो ब्लड फ्लो है, उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा और वहां फिशर होने का खतरा, क्यों? ठोस पाइल से आपका गुदा मार्ग की लेयर्स में कट लग जाए और कट लगने के बाद वहां इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन होके वो फिस्टुला का भी रूप ले सकते हैं। तो कब्ज इतनी बुरी है। तो कब्ज जिस भी व्यक्ति को है तो उसको कब्ज का इलाज कर लेना चाहिए। कब्ज का इलाज सर्वप्रथम तो आप ऐसे करें कि निदान परिमार्जन करें, जो हेतु है, जो कारण है उस रोग का, उस कारण को समाप्त कर दें। कारण कम पानी पीना भी हो सकता है, ज्यादा कोई औषध गोलियों का सेवन भी हो सकता है, भारी भोजन करना, सूखा भोजन करना भी हो सकता है, ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठना, ये भी बवासीर का कारण हो गया। कई बच्चे आते हैं, फोन चलाते रहते हैं, एक एक घंटे की मूवी देख जाते हैं लैट्रिन करते करते। इतनी बुरी आदत हो गई है आज के युवाओं के अंदर। दूसरा, ये जो जेट का प्रयोग करते हैं, ऐसा तीव्र जो पानी का तेज लगता है, उससे आपके गुदा मार्ग की नसें फूलने का कारण, या फिर उस इतनी स्पीडी वाटर फ्लो से आपके एनएस के अंदर जो लेयर्स हैं, सॉफ्ट लेयर हैं, उनको भी ब्रस्ट करने का काम ये आपका जेट करता है। तो मल त्याग के दौरान आपकी जो पुरानी अवस्था थी, जो हमारी इंडियन टॉयलेट की अवस्था थी, उसी अवस्था में मल त्याग करना चाहिए। और आपको कोई जेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जेट का प्रयोग हानिकारक होता है। मसालेदार और तली भुनी चीजें ज्यादा खाना, ये भी बवासीर के कारण बन सकते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। मसाला खाना है तो कच्चा मसाला खाइए। अब आपका मसाले में आम भी आता है, कच्ची आंबी का आप सेवन कर सकते हैं। अमचूर का तात्पर्य इसको बढ़ाने का काम करेगा, और अन्य जो मिर्च मसाले हैं वो भी इसको बढ़ाने का काम करेंगे। सूक्ष्म रूप से आप ऐसा मसाला सेवन कर सकते हैं जो कि आपके पित्त को ना बढ़ाए।
खाकर। नेक्स्ट कीजिए। प्रीवियस स्लाइड कीजिए एक बार, इससे प्रीवियस। तो हम बात कर रहे थे बवासीर के कारण मसालेदार भी भोजन खाना भी इसका कारण, कम पानी पीना और फाइबर की कमी। कम पानी पीना, कम पानी पीना एक बहुत बड़ा कारण है। अब कई व्यक्ति कॉरपोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पसीना आता नहीं है, पानी पीते नहीं है, एसी चलता रहता है। एसी भी इवेपोरेशन करता है, एसी भी आपके शरीर के पानी को सोखता है। ये बात नहीं है कि पसीना आया तभी पानी पीना है। तो ये पानी की प्रक्रिया है कि आपको 2 से 2.5 लीटर तो कम से कम जल का सेवन जरूर करना है। और फाइबर की कमी, आपका भोजन के अंदर फाइबर है या नहीं। हम फाइबरस फ्रूट ले सकते हैं, फाइबर वाला अनाज ले सकते हैं, जो कि आपके शरीर में फाइबरों को पहुंचाए, आंतों को प्रॉपर नरिशमेंट दे, जिससे कि आपको कब्ज ना हो। अत्यधिक मोटापा और गर्भावस्था। अब गर्भावस्था में पहले हमारे जो देहात का कल्चर था, आयुर्वेद का कल्चर था, उसमें औरतें कार्य भी करती थी, आपकी चक्की भी चलाती थी, आपका सूक्ष्म योगा भी करती थी, वो प्रॉपर सब चीजें मेंटेन होती थी। लेकिन आज के समय शरीर की मूवमेंट नहीं हो रही है, अत्यधिक पोषण के लिए कोई गोली आदि का सेवन करते हैं, तो उससे गर्भावस्था में भी बवासीर होने का खतरा रहता है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, अब जो व्यक्ति पूरा बैठा रहता है उसको भी ये रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। एक बात मैं सबको बताता हूँ, सिटिंग इज मोर इंजीरियस देन स्मोकिंग। कोई व्यक्ति बैठे रहता है तो बैठे रहने से आपके शरीर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो मूवमेंट पे ही कार्य करते हैं। अब गांव देहात के व्यक्ति ऐसे मजबूत होते हैं, अफ्रीकन को देख लो, ऐसे मजबूत होते हैं, जो कि मूवमेंट कर रहा है, शरीर से कार्य कर रहा है। अगर आप रूटीन में कोई योगा कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी आपके शरीर की जो पाचन क्रिया है और अन्य सूक्ष्म सेलुलर लेवल की जो क्रियाएं हैं वो ठीक रहती हैं। लेकिन हम पूर्ण दिन बैठे रहे, आराम से रहे, आलसी बन गए, तब ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट कीजिए। पाइल्स की जटिलताएं, रक्तस्राव हो सकता है, थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बन सकता है, संक्रमण हो सकता है, गुदा के आसपास सूजन हो सकती है, मल त्याग में कठिनाई हो सकती है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जब हेमरोइड के अंदर कट लग जाता है तो हेमरोइड विद फिशर हो सकता है। और हेमरोइड विद फिशर अगर हो गया है तो उसमें अत्यधिक पेन होगा, अत्यधिक पेन के बाद में इंफेक्शन बढ़ गया तो वो फिस्टुला का भी रूप ले सकता है। नेक्स्ट कीजिए। हम इसकी ट्रीटमेंट जो करते हैं क्षार सूत्र विधि से करते हैं। क्षार सूत्र एक विशेष प्रकार का औषधीय धागा होता है, जिसे अपामार्ग और हल्दी जैसी अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। ये प्रॉपर हमारे वैद्यों की टीम के द्वारा बनाया जाता है। और ये धागा ऐसे सामान्य आपको अवेलेबल नहीं होता है, विशेष सेंटर्स पर ही अवेलेबल होता है, हमारी टीम जहां निर्माण करती है। कोई व्यक्ति आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जी मैं क्षार सूत्र करता हूँ, क्षार सूत्र का उन्हें शय भी नहीं पता है, और वो कोई भी प्रोसेस, कोई भी ऐसा अनस्टेरिलाइज्ड थ्रेड से प्रोसेस कर देता है, और आप फिर आपकी धारणा ये बन जाती है जी मुझे क्षार सूत्र से ट्रीटमेंट कराया था, ठीक नहीं हुआ। मैं सरकार द्वारा रिसर्च प्रमाणित आर्टिकल आपको दिखा सकता हूँ, या आप स्वयं भी एम्स आदि की साइट पर जाकर क्षार सूत्र के विषय में स्टडी कर सकते हैं। क्षार सूत्र द्वारा किया गया ट्रीटमेंट का रीअकरेंस बहुत ना के बराबर होता है। 99% फिस्टुला के केसेस में क्षार सूत्र का प्रोसेस अगर आप करवा लेते हैं तो दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट कीजिए। क्षार सूत्र की चिकित्सा की प्रक्रिया, अगर केस बड़ा है तो हम लोकल एनेस्थीसिया या फिर आपका पूर्ण शरीर को सुन्न करके, आधे शरीर को सुन्न करके प्रोसेस किया जाता है। प्रॉपर इसमें एनेस्थेटिक इन्वॉल्व रहता है, हमारे सर्जन्स इन्वॉल्व रहते हैं। और इस थ्रेड को जहां आपका ट्रैक बना हुआ है उसके अंदर डाला जाता है, और ये थ्रेड
आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या वहां का मांस सड़ गया है, या वहां पस बनी हुई है, उन सभी चीजों को, उन कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स करता है, उनको ठीक करता है। और आप करवा लेते हैं तो इसका रीअकरेंस नहीं। अब एलोपैथी चिकित्सा में इसको काट के निकाल देंगे, वो डॉक्टर स्वयं कह के भेजेगा कि सर ये दोबारा होगा और आपका दोबारा सर्जरी भी करनी पड़ेगी। तो जहां पहले ही पता है कि आपकी ये रिपीट होने वाला है, तो उस प्रोसेस से आप गुजरोगे, और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, शरीर भी कटेगा, और आपको कॉम्प्लिकेशंस दोबारा होनी ही होनी है। तो वो प्रोसेस से अच्छा तो आपको क्षार सूत्र थ्रेड का ही प्रोसेस होता है। केस के अनुसार इसका समय निर्धारित किया जाता है, थ्रेड निर्धारित किए जाते हैं, कितने थ्रेड बदले जाएंगे, कब कब आपको आना है। नेक्स्ट कीजिए। क्षार सूत्र चिकित्सा के फायदे: सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, कम दर्द और रक्तस्राव ना के बराबर होता है, फिर से बीमारी होने की संभावना ना के बराबर होती है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। नेक्स्ट कीजिए। क्षार सूत्र के बाद की सावधानियां, ये सामान्य सी सावधानियां होती हैं, या आपको वैसे भी सावधानियां जीवन में रखनी चाहिए, कि आपको फाइबर युक्त भोजन करना है, मसालेदार और तला भुना भोजन नहीं करना है, हर दिन 8 से 10 गिलास पानी के पिए, टॉयलेट के बाद गुनगुने पानी से सिकाई करें। ये छोटी छोटी चीजें हम आपको समझाते हैं। अभी कोई कॉलर अवेलेबल है डॉक्टर शुभम? तो कॉलर ले जी देता हूँ। लीजिए, लेते हैं। ठीक और है। अंकित जी, अनमोल जी। और चैट बॉक्स में आया हुआ है, संजीता दे जी बात करना चाहती हैं, और इरफान मंसूरी जी बात करना चाहते हैं। तो इन सबको अलाउ टू टॉक कीजिए और उनका प्रश्न लीजिए। शिखा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जो कोई भी जिज्ञासु रोगी अपना प्रश्न पूछना चाहता है, वो हैंड रेज करें और अपने माइक को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। अभी जो Vivo V24 जो भी नाम है, ये अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। राजकुमार पांडे जी, वैसे संगीता दे नमस्ते। जी। हाँ जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी हाँ जी जी। जी, आ रही है। आप अपना प्रश्न पूछिए। राजकुमार जी, हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वैद जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा से। जी, बताएं सर, क्या अच्छा। कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रश्न है? इसमें प्रश्न यही है कि इसमें कितने दिन का एडमिशन होगा? जैसे किसी हिम्स सेंटर में आना पड़ेगा, कितना एडमिशन होगा? और इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? ये किसी पैनल में भी हो जाएगा? बस यही है। जी हाँ, ये पैनल में हो जाता है। अगर आपके पैनल में आयुष कवर है, आयुष वाली आपकी पॉलिसी है, तो ये पैनल में कवर हो जाता है। जैसे और मैं सीजीए कॉम्प्लिकेशन क्या? रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का हूँ, सीजीएचएस में हूँ, तो हो जाएगा उसमें? तो वो आप अपना पूरा शेयर कर दीजिए, वो टीपीए ठीक जो है। डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस का, वो आपको सारा क्लियर कर पाएगा। रोग के विषय में जो आप पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछिए, क्या केस क्या है आपका? रोग रोग मेरा यही है कि 5-6 साल से लगातार है। मैं अपने काफी परहेज के कारण, बादी है, कभी साल में 1-2 बार खून गिर जाता है, लेकिन मैंने काफी परहेज किया हुआ है, तो अब खून गिरना ही बंद है। एलोपैथी वाले तो कहते हैं कि काट देंगे हम, कोई गारंटी नहीं, फिर हो जाएगा, तो मैं वापस आ गया। तो क्या कराऊं, या ये बादी को, अभी मेरी उम्र 61 साल है, क्या ये सही समय है छाट सूत कराने का, या और वेट करना चाहिए 5-10 साल? नहीं 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 नहीं, और वेट करना मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाना, इसकी ग्रेड को बढ़ाने का काम हो जाता है। तो इसको बढ़ाने का आप समय ना दीजिए, और जितना अच्छा। जल्दी हो सकता है इसका क्षार सूत्र ही करवा लीजिए। ठीक है। कितने दिन का एडमिशन होगा इसमें, कुछ अस्पताल में, देखो, हिम्स में? पहले तो आपका केस देखा जाता है कि कितने आपको मस्से हैं, किस किस ठीक है। स्थान पे हैं। तो उसके ठीक है। अनुसार निर्धारित करके आपको 2 दिन लगेगा या एक ही दिन में आपको डिस्चार्ज हो जाएगा, वो हमारे सर्जन बता देंगे। आपके नजदीक जो हमारा सेंटर पड़ता है, वो शुद्धि ग्राम मेरठ है। वहाँ हमारे जो
हाँ तो मैं मेरठ सर्जन। मेरठ ही जाऊंगा, वहां जी जी। जाकर ओपीडी में एक बार दिखा लूँ, आप कह रहे हो। डॉक्टर नवीन चौहान जी को आपको चेकअप करवाना है, और ठीक है। विशेष ओपीडी में डॉक्टर नवीन चौहान को ही आप मिलें एक बार जाकर। आप अपना ठीक नंबर है। शेयर कर दीजिए, डॉक्टर नवीन चौहान जी से मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ। टीम आपको ठीक है। उनकी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी वहां के लिए। ठीक है, मैं अपना नंबर इसमें चैट में टाइप कर देता हूँ, हाँ जी, बस हाँ जी, यही, चैट में बस यही शेयर कर क्वेरी थी, दीजिए। धन्यवाद। जी जी जी। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। मनोज गुप्ता जी, पिंटू जी, और दूसरा नाम देखना। हाँ जी मनोज जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी जी हाँ जी। नमस्कार मनोज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर मैं महाराजगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक्चुअली सर मैंने अभी जैसे आपने बोला है कि सब लोग क्षार सूत्र कहते हैं, लेकिन क्षार सूत्र होता नहीं है। जी। तो मैंने अभी ऑपरेशन करवाया है, तो वो जो उन्होंने अपनी स्पेसिफिसिटी दे रखी है, वो क्षार सूत्र से ही स्पेसिफिसिटी दे रखी है उन्होंने। अच्छा, कहाँ से करवाया था आपने ये? सर गोरखपुर में डॉक्टर राहुल नायक है, बीएचयू के हैं, उनसे मैंने ओ, करवाया था। अच्छा। और सर अभी का कंडीशन ये है कि आज 5वां दिन है ऑपरेशन का। और सर मतलब कुछ न कुछ तरल पदार्थ आ रहा है, मतलब पानी की तरह से या फिर थोड़ा सा मवाद की तरह से, मतलब आ रहा है सर। दवाइयाँ मतलब चल रही हैं। अभी आज 5वां दिन है सर, मुझे क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, अभी तो जहां से आपने ट्रीटमेंट लिया है उनका एक बार मुझे जी। पूरा पर्चा, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर मुझे शेयर करवाएं, तभी मैं आपको स्पष्ट कर पाऊंगा कि ये उचित क्लिनिक था या उचित सेंटर था, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं कि ये चार सूत्र ही हुआ है, या आपके साथ आपके केस के साथ कुछ छेड़खानी हुई। प्रॉपर मैं तभी आपको स्पष्ट कर पाऊंगा। आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन मुझे शेयर करवा दीजिए। सर चैट में कर दें? ये चैट में आपको एक नंबर दिखाया जा रहा है, डॉक्टर साहब भी आपको एक नंबर अभी शो कर देंगे, उस नंबर पे आप शेयर कर दीजिए। ठीक है सर। और हमारे नजदीक सर आपकी कोई सेंटर है क्या इधर गोरखपुर साइड? हाँ, नजदीकी सेंटर की भी जानकारी हम प्रोवाइड करवा देंगे। नंबर जो है हमारा 9054790597, इस नंबर पे आप कॉल करके या डायरेक्ट व्हाट्सअप करके आपकी जानकारी रिपोर्ट्स हम आपको फिर स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या केस है और इस केस में क्या क्या हो सकता है अभी। तो नंबर हमको प्रोवाइड करवा दीजिए जिस नंबर पे हमको भेजना है। ये नंबर आपको अभी चैट बॉक्स में शेयर किया गया है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। अनुभवा और पिंटू जी, और देखना एक बार। गुड आफ्टरनून सर। जी जी गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। कहाँ से अनुभवा जी बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। दिल्ली से हैं सर। सर मुझे 4 साल से आईबीडी की प्रॉब्लम है। जी। तो मुझे बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, अभी मेडिसिन चल रही हैं। तो कहाँ आप से क्या बात बता कर रहे सकते हैं हैं आप? कि हमें? दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। तो आप हमारे किस दिल्ली के संस्थान से भी आप एक बार जाकर पूर्ण आपका आहार चिकित्सा पहले समझिए, और आपके लिए सबसे पहले पंचकर्मा करवाना अति आवश्यक है। पहले कोई लंबा रोग या कोई लंबा ट्रीटमेंट तो नहीं चला था इससे पहले? नहीं सर, बस ये प्रॉब्लम 4 साल से थी, और पता मुझे अभी 6 मंथ पहले चला है। दिक्कतें क्या क्या होती हैं आपको, सिम्टम्स क्या क्या इसमें आते मतलब हैं? मुझे ये है कि ब्लड तो मुझे 4 साल में 2 या 3 बार ही आया आया है, वो बहुत ज्यादा आया है। और लूज मोशन, वॉमिट होते हैं, तो वो 1.5 1.5 महीना चलते हैं सर। डाइट में क्या लेते हैं आप? अभी जो डॉक्टर्स ने मना किया है डाइट में, तो मुझे अभी डेयरी प्रोडक्ट्स बंद हैं, और ये बेकरी प्रोडक्ट्स बंद हैं। डेयरी बाकी तो प्रोडक्ट्स अभी मैंने। आपका बिल्कुल बंद रहेगा, गेहूं बिल्कुल बंद रहेगा आपका, पैक्ड फूड बासी भोजन बिल्कुल बंद रहेगा, कोई भी ओ- प्रिजर्वेटिव वाला फूड आपका बिल्कुल बंद रहेगा, कोई भी केमिकल युक्त चीज आपके शरीर के अंदर नहीं जानी चाहिए, कोई हाँ कोलगेट है, कोई केमिकल है जिससे आपके माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो रहे हैं शरीर के अंदर।
लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोबायोम होते हैं। फर्मेंटेटेड फूड आपको ज्यादा खाना चाहिए, अमली का सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। गेहूं की जगह फाइबर मिलेट्स आप ले सकते हैं, और मिलेट्स का भी प्रारूप अमली के रूप में लेना है, डायरेक्ट मिलेट हाँ का जी, चपाती है गेहूं ऐसा नहीं गेहूं लेना की है। रोटी तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ सर, आधी रोटी या एक रोटी ही खा पाती हूँ, ज्यादा नहीं खा पाती हूँ। गेहूं बिल्कुल बंद रहेगा मैडम, खाना ही नहीं है आपको। अच्छा, गेहूं खाना ही नहीं है। हमारी एक डाइट होती है विशेष डीआईपी डाइट, जिसमें फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन, सलाद का सेवन अधिक बढ़ाया जाता है। वो आपको हम रिकमेंड करते हैं। आप नंबर शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके वो पूर्ण आपको आहार समझा देगी। और पंचकर्मा निकटतम हमारे किसी भी सेंटर से आप करवा लीजिए। सफदरजंग आपका दिल्ली सेंटर नजदीक पड़ता है, दूसरा हाँ जी। नजदीक आपका मानेसर सेंटर हमारा गुरुग्राम के अंदर ओपन हुआ है, बड़ा अच्छा सुंदर भव्य सेंटर है। तो वहां से आप पंचकर्मा लीजिए। यहाँ कारण भी हो सकता है कुछ ना कुछ, दिल्ली के अंदर प्रदूषण कारण है, जल भी कारण हो सकता है, तो कारण को भी समझिए और उस कारण को समाप्त दूर करने की भी कोशिश कीजिए। ओके ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू जी सर। जी आप, हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। पिंटू जी, संजीता दे और अंकित जी। राकेश ऋषि जी का माइक अनम्यूट कीजिए। इरफान मंसूरी जी, ये चैट बॉक्स में जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनका अनम्यूट करके अलाउ टू टॉक कीजिए। हेलो। जी संजीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। नमस्ते सर। जी मैं नमस्कार। आसाम से बात कर रही हूँ। हाँ जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं जो भी आयरन की चीज खाती हूँ वो खाने से मेरा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जो भी तो आयरन आप लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो भी। आय- वैसे तो क्या मेरा एक्चुअली आयरन प्रॉब्लम, में क्या ले रहे हैं, आयरन में क्या लेते हैं आप। जैसे मेरा वो एपिलिप्सी का मैं दवाई खाती हूँ, वो खाने से मेरा तो उसका बाद ही मेरा ये प्रॉब्लम हो गया फिर से। देखो एपिलेप्सी कहाँ होती है। एक्चुअली तो ये ब्रेन के लिए दिया मुझे ये दवाई। ब्रेन से ही होती है। अब ब्रेन से ही सभी चीजें, सभी निर्देश, सभी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब जो भी आप भोजन करते हो अंदर जाके भी पचता है। अब हाँ हमारी बुद्धि में एक ग्लैंड होती है, माइंड के पास हाइपोथैलेमस के पास एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आयुर्वेदा की भाषा में उसको हम पयुष्का ग्रंथि कहते हैं। अब कोई अच्छा भी अच्छा। व्यक्ति किसी भोजन को देखता है तो भोजन को देख के बुद्धि में रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसके अनुसार फिर वो ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज करता है। मुख में वो ट्रिगर हार्मोन्स जाते हैं तो सलाइवा को बनाते हैं, पेट में जाते हैं, स्टमक में जाते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एनहेंस करते हैं, मींस हम्म। जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। अगर आप कोई दुग्ध आदि ले रहे हैं तो वो हैवी फूड है, पैराकेजिन शुगर है, उसके ऊपर लाइपेज, अमाइलेज, ट्राइपेज, बहुत सारे एंजाइम लगते हैं। अंत में वो अमीनो एसिड में टूटता है। अगर वो अमीनो एसिड में टूटा ही नहीं, पैराकेजिन से कैजिन में ही रहा, तो वो अपक्व आहार की श्रेणी में आता है, वो भी विष की श्रेणी में आता है। अनडाइजेस्टेड फूड जूस हमारे शरीर में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन करता है। तो इस हाँ, अवस्था में रोगी को भोजन चाहे तो सूक्ष्म आहार लें, हल्का भोजन लें, जो कि अच्छा इजी टू डाइजेस्ट हो, सुपाच्य हो। अगर कोई अच्छा। डिस्टरबेंस है, एपिलेप्सी की औषधि खा रहे हैं या कोई अन्य कारण है, चाहे तो उस कारण को समाप्त किया जाए। अगर वो कारण समाप्त नहीं हो रहा है तो ऐसा हाँ आहार लें जो कि इजी टू डाइजेस्ट है, सुपाच्य है। तो हम हाँ। डीआईपी डाइट रिकमेंड करते हैं। वो आप एक बार नंबर शेयर करेंगे, हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको उसके और विषय में नंबर शेयर पूर्ण करना जानकारी पड़ेगा, प्रदान करेगी। नंबर शेयर करना पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओ, अभी देना पड़ेगा क्या सर? चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, टीम आपको फोन करके डीआईपी डाइट समझा देगी पूर्ण। ओके ओके। अभी कुछ टेस्टिमोनियल स्टार्ट कीजिए जो कि हमारे मेरठ सेंटर से हम लेके आए थे, जो लंबे समय से 12-12 वर्षों से जिनको पाइल्स की समस्या थी, मात्र आधे घंटे के प्रोसेस से उनको रिलीफ लगा। ग्राम मेरठ से मैं डॉक्टर नवीन चौहान, शल्य चिकित्सक, आयुर्वेद शल्य चिकित्सक और
और मेरे साथ आज हमारे एक रोगी हैं जिनका हमारा फिस्टुला का ट्रीटमेंट चल रहा है और ये हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे इनकी ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं अलीगढ़ से आता हूँ जी। मेरा नाम मथुर है। मेरी उम्र 68 साल है और मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ फिस्टुला का। हाँ, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि ये फिस्टुला आपको मतलब कब हुआ था, कितने टाइम से था, क्या लक्षण हुआ था? ये करीब 5.5 साल पहले शुरू हुआ था। 5.5 साल पहले? ठीक है। इसमें यहाँ पे मुझे इसका फोड़ा जी। तो वो फोड़ा जो है पक गया। पकने के बाद जो है वो ठीक ही नहीं हुआ, उसका मुंह लगा नहीं। ठीक है। जब वो मैंने डॉक्टर से देखा कराया जी। तो बताया आपका फिस्टुला है। जी। तो मैंने यहाँ का नाम सुना जी। तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी। उसकी दवाइयाँ खा रहा हूँ तो मैं एलोपैथिक का ट्रीटमेंट नहीं करा। हार्ट पेशेंट कौन से हैं? मेरे को अभी 3 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था। तब तक 3 साल पहले हार्ट अटैक आपको हुआ है। और आपकी मेरे ख्याल से कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जो कि जिंदगी भर चलेगी, खून पता करने की दवाइयाँ। ठीक। तो ये हार्ट पेशेंट है और इनका जो है हमने छात्र चिकित्सा करी है। मुझे डेट बताएंगे कब करेंगे? 29 अक्टूबर से स्टार्ट। 29 अक्टूबर। और आप हमारे पास 29 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024 को पहली बार उसी दिन आए थे और उससे 1-2 दिन पहले आए थे? नहीं, मैं यहाँ पर 11 दिन पहले भर्ती रहा हूँ। 11 दिन पहले आप एडमिट रहे हैं हमारे यहाँ शुद्धिग्राम में। हमारा एक चार मेडिक हॉस्पिटल है यहाँ पे पूरा शुद्धिग्राम, और ये मुरादनगर कस्बा पड़ता है जिला गाजियाबाद में। उससे जो है नहर के किनारे किनारे अपर गंगा किनार रोड है, वहाँ पे ये स्थित है। और पूरा कैंपस है इसका, और हमारे पास पूरी ये शल्य डिपार्टमेंट है जिसमें मैं अभी ऑपरेशन थिएटर रूम में। और सर इसकी मैं बात को कंटिन्यू करता हुआ, तो आपका जो छात्र चिकित्सा है वो नवंबर में मुझे आप बता रहे हैं? हाँ जी, नवंबर दिसंबर। हाँ, और मतलब हफ्ते आप हमारे पास आ रहे हैं आगे चेंज करने के लिए। जो फिस्टुला की नैनो बीमारी जो फिस्टुला छात्र जो चिकित्सा होती है उसमें हर हफ्ते धागा चेंज करना पड़ता है। तो उसी के लिए रेगुलर फॉलोअप के लिए आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं। अभी आप जो है कितने ठीक महसूस कर रहे थे? मैं आवाज वगैरह आती थी? मैं करीब 75%। 75% आपकी, हाँ, जो आवाज वगैरह आती थी वो कम हो गई। और उसके अलावा जो है जो ओवरऑल जो पेन होता था पहले उसकी तुलना में वो भी कम हो गया होगा। ना ना, वो तो जो भी प्रॉब्लम है वो खाली ट्रीटमेंट दी है। हाँ, उससे मेरी बीमारी बढ़ गई नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आप बाकी सब चीजों का परहेज का पालन कर रहे हो? ठीक, बहुत अच्छी। आर्यन तो आर्यन आवाज नहीं दे आप यहाँ के आवाज नहीं जा रही टेस्टिमोनी की इसमें। हमारे ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट हैं? ये चैट बॉक्स में जो शेयर कर रहे हैं हमारे लगभग ठीक होने में ही है। आवाज को देखो। ठीक हो जाएगी, इस बीमारी से मुक्त हो जाएगी हमेशा के लिए। छात्र चिकित्सा की यही खास बात है। नेक्स्ट टेस्टिमोनी स्टार्ट कीजिए और उत्पन्न होने की जो मेरठ से हम लेके आए थे वो वाले। नमस्कार। नमस्कार, मैं आज शुद्धिग्राम की हमारी जो ओटी का ऑपरेशन रूम है लड़के से हमारे है हमारे, और जो है सर का जो है ट्रीटमेंट हुआ है हमारे यहाँ, और सारे दिल्ली गवर्नमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी। और ये हमें बताएंगे कि इनको फिस्टुला की बीमारी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। इनका अभी ट्रीटमेंट छात्र से हमारे यहाँ चल रहा है शुद्धिग्राम मेरठ में। और आवाज नहीं आ रही है आर्यन। लगभग 5वीं-6वीं विजिट। तो ये बताएंगे कैसे कब हुआ था आपको प्रॉब्लम? ये तो डेढ़ साल बाद नहीं, आपने हमारा जो यहाँ शादी है 21 नवंबर में बीमारी कितनी पुरानी है? बीमारी पूरे 23 साल पुरानी, मतलब 4-5 साल या उससे ज्यादा। तो उसमें क्या हुआ? मतलब ये इसमें बंगाली से स्टॉप कीजिए, कॉलर ले लीजिए, अभी नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। कॉल ले लो। रीजन बीइंग कि जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जो। और ये जो ऑडियो क्वालिटी का है ये प्रॉब्लम चेक करो क्या है। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए।
ठीक है सर। साहिल जी, राकेश जी। हेलो। इन हाँ जी साहिल। टेस्टिमोनियल के माध्यम से हम आपको जता रहे थे कि ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं कि भिन्न भिन्न सेंटर पे, लेकिन ये थोड़ा ऑडियो क्वालिटी का कोई इशू है, वो चेक कर दे के रिपीट आपको शो करेंगे। कॉलर ले लीजिए, हेलो। कौन अभी अवेलेबल है? हेलो। हेलो। जी जी हाँ बताइए सर। हेलो। कौन बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका? जी भैया, मेरा नाम साहिल है। मैं जम्मू से हूँ। हाँ जी मेरे साहिल जी पापा बताएं। जी, जिनका नाम जगदीश कुमार है, हाँ उनको ना जी। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो उनकी जी दिमाग की दवाइयाँ भी चल रही हैं। दो तीन दवाइयाँ चल रही हैं, नींद की भी चल रही है। एक तो ओलियंस है, एक लोपेज है। उसी से जी उनको ना कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है। जी। हाँ। थोड़ी वो मस्से भी हैं उनको गुदा में। देखो, मस्सों के लिए तो क्षार सूत्र विधि से इसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, जिन भी व्यक्तियों को मानसिक विकार से संबंधित औषधियां चलती है, उनको 80-90% ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, कॉन्स्टिपेशन होगी ही होगी। जो व्यक्ति भय में है, शोक में है, तनाव में है, चिंता में है, एंग्जाइटी में है, उसका गट डिस्टर्ब होता ही होता है। एक सामान्य सा मैं आपको बताता हूँ, किसी का कोई चाहने वाला गुजर गया, मर गया, उस दिन व्यक्ति तनाव में, भोजन क्या दिया जाता है? हल्का भोजन खिलाया जाता है उसको कि इजी टू डाइजेस्ट हो, सुपाच्य हो, बिना छोंक की दाल आदि बनाई जाती है, घी भी नहीं दिया जाता है, कि व्यक्ति स्ट्रेस्ड है। तो व्यक्ति जो भी मानसिक विकार से ग्रसित है, उसको भोजन में हल्का भोजन देना चाहिए। हल्का मीन्स सुपाच्य, इजी टू डाइजेस्ट, जिसपे ज्यादा एंजाइम्स ना लगे। तो वो क्या होता है? वो फला आहार होता है। जैसे आप हम डीआईपी डाइट में समझाते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय जी और आचार्य मनीष जी ने ये रिसर्च बेस्ड ये डाइट का आविष्कार किया है। ये डाइट अगर आप प्रॉपर फॉलो करवाएंगे, उससे आपके शरीर पिताजी का कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ठीक होगी, और जो एलोपैथी मेडिकेशंस के द्वारा साइड इफेक्ट शरीर पर दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम होगी। और साथ में आप उनका पंचकर्म, विरेचन कर्म जरूर करवाएं। विरेचन से क्या होता है? पूरा गट शोधित हो जाता है, साफ हो जाता है। जिस प्रकार कोई स्किन पे मैल या मल लगता है तो आप बाहर साबुन से, सर्फ से साफ करते हैं या कोई अन्य क्रीम आदि लगाते हैं, अंदर कोई समस्या आ जाती है, हम्म। अंदर कोई जी। समस्या या कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो उसके लिए विरेचन कर्म रिकमेंड किया जाता है। विरेचन शोधन कर्म होता है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके। और ये तो इसके डीआईपी, लिए हाँ जी, डीआईपी डाइट के साथ में कुछ मेध्य रसायन भी जो आपके पिताजी के लिए हेल्पफुल होंगे। मेध्य रसायन ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इन चीजों का, इन तेलों का भी प्रयोग करके शिरोधारा एक थेरेपी होती है, वो भी आप करवाइएगा, जिससे बुद्धि को पोषण मिलता है, ताकत मिलती है। जैसे लटाकर और यहाँ इस हेड पर सपनी मर्म के ऊपर वो बूंद बूंद करके वो धारा डाली जाती है, उसे शिरोधारा कहते हैं। उससे बुद्धि को ताकत मिलती है, स्मरण शक्ति, धृति शक्ति वो बढ़ती है। ओके। तो इनको शुगर भी है साथ में, बीपी की भी प्रॉब्लम है। पहले तो शुगर नहीं थी, देखो, शायद इन्हीं दवाओं से हुई है। शुगर के लिए तो हम 4 से 5 दिन का रिवर्सल प्रोग्राम भी देते हैं। कई व्यक्तियों को अगर टाइप 2 है, तो वो हमारे यहाँ, ऐसे बहुत सारे रोगी हैं, 4 या 5 दिन रुकने से भी शुगर रिवर्स हुआ है। अगर शुगर ज्यादा है, HbA1c ज्यादा है, तो HbA1c को ठीक करने के लिए डाइट नियंत्रित करेंगे। डाइट नियंत्रित करने के साथ में हम उनकी कुछ विशेष औषधियां, रिसर्च बेस्ड औषधियां भी चलाते हैं, शुगर उससे रिवर्स हो जाती है। और शुगर के कारण भी 3 है। आहार गलत करना, आहार आपने विशुद्ध कर दिया, आलसी हो जाना, और तनाव ज्यादा लेना। जब तक ये 3 बिंदु व्यक्ति के ठीक नहीं होंगे, शुगर रिवर्सल आपका हो नहीं सकता। आहार शुद्ध करो, आलसी मत रहो, और तनाव को दूर करो। अब अगर वो व्यक्ति मानसिक किसी विकार से ग्रसित है, तो उस मानसिक विकार के लिए कोई पंचकर्मा की थेरेपी से उसका पोषण करना चाहिए। वो शिरोधारा से हो सकता है, तीक्ष्ण नस्यम से हो सकता है। सर, ये तीनों नाम मेरे को आप चैट में सेंड कर सकते हैं? हाँ, हम चैट में सेंड करवा देते हैं। आप हाँ नंबर तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टीम आपको कॉल करके, कांटेक्ट करके पूर्ण आपको विस्तार से इनकी जानकारी भी देगी, और डाइट का जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड करेगी।
ठीक है, मैं नंबर से शेयर करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। जी कर दिया मैंने। राकेश जी। हेलो। हाँ जी। जी राकेश जी, हेलो। कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हेलो। मैं हाँ नोएडा जी से सुन बात कर पा रहा रहे हूँ हैं जी, आप। प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं काफी समय से जो वेबिनार ज्वाइन करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। और जी जो है, मैं जो है रिटायर्ड आदमी हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, बैंक में था। और जी मुझे जो है करीब 6-7 साल पहले, 8 साल पहले वो जो है क्या कहते हैं उसे, डायबिटीज हो गई थी। हाँ जी तो डायबिटीज तो रिवर्स हो गई। वो एक्चुअली अवेयरनेस है इस बात की मेरे जी में कि एलोपैथिक से तो ठीक होती नहीं है, वो कंट्रोल करते हैं बस और राकेश कोई नहीं होता। तो मैंने बाबा रामदेव जी की शरण में जाकर के सब काम फिट कर दिया और 1 आध साल के अंदर ही, 6 महीने में ही हो गई सही। मैं रोजाना जो है ये योगा वगैरह करता हूँ। अब मुझे एक्चुअली क्या है, 25-30 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी। हेलो। हाँ जी बताते रहिए आप राकेश जी। 25-30 साल हो गए। जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, 1 मिनट। राकेश जी वॉइस आ रही है हाँ। आपको? हाँ जी बताइए। हाँ, डॉक्टर साहब से बात हो नहीं रही है मेरी, अब शुभम जी आप सुनिए बात। हाँ जी बताइए, आप बताते डॉक्टर रहिए। साहब गए कहाँ? नहीं, वो जी थोड़ा जी आ गए। मैं ये पूछ रहा था हाँ डॉक्टर जी रिपीट एक बार क्वेश्चन पूछिए राकेश जी। साहब। हाँ, हेलो। मैं ये क्या चाह रहा था कि जो डायबिटीज, ये जो है क्या नाम है, ब्लड जब आता था करीब 25-30 साल पहले की बात हाँ आ रहा जी हूँ मैं आपको, इससे भी ज्यादा हो गया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे जो है फिर तो फिर मैं एक एलोपैथ डॉक्टर के पास गया। वो जो है डॉक्टर साहब तो नहीं थे, वो वहाँ लेडी डॉक्टर थे। वो मैंने सोचा वो डॉक्टर होंगे, लेकिन वो किसी तरीके से उन्होंने उसको देखने की पहले कोशिश की। उन्होंने तो हम देखते हैं, पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट डाल के चेक करने की कोशिश की, तो उसमें पेन ज्यादा जी होने लगा। तो मैंने छोड़ दी थी आप। तो मैंने उसको छुड़वा दिया, मैंने मुझे नहीं कुछ करवाना। तो मैंने नहीं करवाया। तो मुझे इसका आइडिया फिर बाद में ये हुआ, अगर करवाने के बावजूद भी अगर बाद में हो जाता है, क्योंकि एलोपैथिक में इसका इलाज है नहीं, वो काट पीट के कर देते हैं, फिर बाद में दोबारा फिर निकल आता है। क्योंकि बाहरी जी जो आपका सर्कल है उसमें होते हैं वो तो काट दिए, लेकिन अंदर जो सर्कल है वो तो नहीं हो पाता ना, कि वो फिर बाहर आ जाते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि मैं किसी भी तरीके से डाइट पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी तरीके से कर नहीं पा रहा। इतने साल से मैं मैनेज कर रहा हूँ, कभी जीरा पानी और ये सब ले लगा के अपनी डाइट को भी कंट्रोल, कई बार जो है अब जो है बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं आती, लेकिन आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपका जो उसमें मस्ता है एक, वो खत्म नहीं हो रहा है। वो कभी बाहर आ जाता है, कभी अंदर चला जाता है ना। वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, दर्द नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं ये चाह रहा था देखो, कि ऐसा इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस होने डाइट का कुछ इंतजार ऐसी ना दी करें। जाए। हाँ। देखो, हाँ। कॉम्प्लिकेशंस होने का इंतजार नहीं करना है आपको। हाँ कम जी। से कम 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का पाइल्स हुआ है, और ये पाइल्स की कॉम्प्लिकेशंस कब बढ़ जाएं, कब उग्र हो जाएं, मतलब कॉन्स्टिपेशन का नहीं है। पाइल्स आपके पित्त बढ़ने से, जैसे हाइपर एसिडिटी से गला खराब हो जाता है, अगर आपके शरीर में एसिड ज्यादा बना हुआ है, वो आहार के कारण भी हो सकता है, वातावरण विहार के कारण भी हो सकता है। उस दौरान भी इस 3rd या 4th ग्रेड पाइल्स में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ब्लीडिंग होने का खतरा बन जाता है। अब कई व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जी, मुझे कब्ज नहीं थी और मेरे को ब्लीडिंग हो गया या मेरे को जलन हो गया। तो इसके लिए तो उचित इलाज यही रहेगा, आप क्षार सूत्र विधि से इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रोसेस करवा लें और इसको ठीक करें। नहीं तो ये कॉम्प्लिकेशंस कब आ इसमें जाए, चार्जेस, कैसे आ जाए। इसमें चार्जेस क्या होते हैं इसके? देखो, वैसे अगर आपका हेलो। आयुष पैनल से कोई टीपीए है, तो आयुष पैनल के द्वारा, टीपीए के द्वारा ये निशुल्क भी होता है। और
अगर सामान्य आपको हेमरोइड है, इसका 15 से 20 हजार या 30 हजार तक मैक्सिमम खर्चा आता है। कितने मस्से हैं, कौन सी ग्रेड के, उस पर यह निर्धारित किया जाता है कि क्या खर्च इस पे रहेगा, क्या इसके चार्जेस रहेंगे। ऐसा है, मैंने आपसे बात लेकर के थोड़ा सा सजेशन इसलिए लिया कि मुझे जी। जो है जितनी भी इस समय प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है वो ना के बराबर है। और मुझे 25-30 साल हो गए, ब्लड कभी नहीं आया, समझे। और ना वो बढ़नी है, देखो क्योंकि मैं कोई ना कोई सर, ऐसी दवा वगैरह भी ले लेता हूँ जिससे कि वो सॉफ्ट रहता है, मैं स्टूल को जो है ना हार्ड नहीं होने देता, बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज ये है कि जब हार्ड होगा तभी वो कट के बाहर ब्लड आएगा, और कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा आपसे बात तो करूं कि इस तरीके से देखो क्या है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मल से ही वो फूटे। फूटने को अगर वो 4th ग्रेड का पाइल्स बन जाए, तो उसमें अगर हैवी अत्यधिक रक्त एकत्रित हो जाए, तो वो स्वयं भी भ्रष्ट हो सकता है, स्किन की वजह से भी भ्रष्ट हो सकता है। व्यक्ति ये सोचते हैं कि नॉर्मल है, हम आहार ठीक ले रहे हैं, क्या पता वो स्वस्थ रहें, आप चलते रहें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। कॉम्प्लिकेशन आने का कोई पता नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस किसी भी कारण से आ सकती हैं। मैं जैसे बता रहा हूं कि उष्ण मौसम के अंदर, ऐसा है, गर्मी के कोई मौसम के मसालेदार, अंदर। हाँ जी। मसालेदार कोई नहीं ले रहा, मसालेदार कोई सब्जी नहीं मसालेदार खा रहा, भोजन भी मुझे हो सकता है, डाइट गर्म चाहिए स्थान थी। पे बैठने से भी हो सकता है, कोई भी उसका एक कारण बन सकता है। अगर हाँ आप हाँ। स्वस्थ हैं तो अच्छी उचित बात है, और आप ऐसे मैनेज कर रहे हैं तो उचित बात है। अगर कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उसके लिए एक बार आप चेकअप करवा के उसकी अवस्था जरूर जान लें कि कौन सी ग्रेड का ये पाइल्स है। कॉम्प्लिकेशंस आ तो नहीं सकती हैं। आपके नजदीक हमारा सेंटर जो नोएडा के नजदीक पड़ता है, मेरठ शुद्धिग्राम है, ये गंग नहर के ऊपर सेंटर है। यहां जाकर एक बार आप चेकअप करवाएं, चेकअप निशुल्क रहता है। और वहां आप इसका जानकारी पूर्ण प्राप्त करें। डाइट आप अच्छे से ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और साथ में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे सामान्य घर पे और, और डॉक्टर साहब की जानकारी ये लेनी थी कि कुछ ऐसी आप डाइट डाइट मेरे ये ना व्हाट्सएप नंबर है, इस पे करवा दें, जिससे कि मैं उसी डाइट को लेना शुरू करूं। जैसे मुझे अभी इसका आइडिया हो रहा है कि आपने कहा था कि इसके अंदर गेहूं नहीं लेना चाहिए, गेहूं से बनी रोटी ना करके हम है कुछ और लेना चाहेंगे, है ना, ये कह जी रहे जी थे जी, आप नंबर अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट करके जो जो आपके विषय है डाल। डाइट का और अन्य, वो आपको बता देंगे। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। डाइटिंग के पास जाएंगे, अपने हिसाब से बताएंगे, तो जो है मैं ये चाह रहा था कि आपका जो पाइल्स क्या है प्रॉब्लम, उसके हिसाब से आप डाइट बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, जी जी, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, है आप ना। नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। मेरी टीम आपको पूर्ण डाइट का जो चार्ट रहता है, प्रिस्क्रिप्शन रहता है हमारी ओर से, वो आपको प्रोवाइड करवा दें। क्योंकि मैं प्रभु की दया से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, उस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है ये कोई खास विशेष प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही बढ़नी है ये। प्रभु जी के ऊपर मैं आश्रित हूँ, बस और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डाइट को कंट्रोल देखो, करने के लिए मैं आपसे ये चाह रहा रोगों था के कि मैं विषय में डाइट कंट्रोल चेकअप हो जाए। करवाना जरूरी होता है। और कोई भी इग्नोरेंस रोग के विषय में मैं नहीं कहता कि आपको अगर पाई है तो चेकअप जरूर करवाएं, उसके ग्रेड के विषय में जरूर जान लें। कई बार व्यक्ति ऐसे ही इग्नोर करता रहता है, और अंदर ही अंदर क्या पता क्या जंजाल बन जाए, वो फिस्टुला ना बन जाए, वो अंदर हेमोरॉइड विद फिशर ना बन जाए, तो उसके विषय में आपको सचेत रहना चाहिए, अपने सर्जन से कांटेक्ट करते रहना चाहिए। आपकी बात सही है, आपकी बात मैं मानता हूँ, 100% सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी प्रॉब्लम अभी तक 25-30 साल से अगर नहीं आई है, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है अभी भी नहीं आएगी। देखो, मुझे ऊपर उम्मीदों पे वाले पे अच्छी विश्वास बात है, आपकी पूरा है, उम्मीद है आपको और अच्छा मैं उन रहे। पर ध्यान। आप ऐसे चलना हाँ, चाहते तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा, एक बार आप चेकअप जरूर करवाएं, और चेकअप करवा के पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। बाकी आपका अपना शरीर है, आपका अपना लाइफस्टाइल है, उसके अनुसार आपका अपना निर्णय रहेगा। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। रजनीश जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार रजनीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर मैं
है ना, बहुत दुखी हूँ। और मैंने शुद्ध की कभी 25-30 हजार की दवाइयाँ भी खा ली हैं। किस विषय में, आपको क्या रोग था आपको? मेरे को है ना, एक्चुअल में है ना, मैं शुद्धि में गया था, मैंने कहीं पे पाइल्स का ऑपरेशन कराया था, सार सूत्र बताते हैं उसको। हाँ जी। मेरे मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, जिस तरह टूरिस्ट काम को शिमला मनाली वगैरह जो गेस्ट को लेके घूमते जी हैं। जी जी जी। तो मेरे को नीचे है ना, मैं फ्रेश होकर जब हाथ धोता था ना, मस्या महसूस हुआ, तो मैंने एक हॉस्पिटल देखा, तो वो मेरे शहर में ही था। वो बोले हम आयुर्वेदिक सार सूत्र करेंगे सर। उन्होंने पता नहीं कौन सा सूत्र किया, उन्होंने मेरे को 2 मिनट में वहां हाँ से जी। निकाल दिया और 15,000 रुपये लिए। उसके बाद बोले फटकड़ी डाल के पानी में बैठना है। तब तो मेरे को 6 महीने से आराम मिल गया। फिर मेरे को खाल लटकने लगी जी। नीचे, नीचे फ्रेश होने वाली जगह पे। हाँ जी। फिर मैंने उनको दिखाया, जी। उन्होंने टिक्का लगा के सुनका उसको कटिंग कर दिया। अब मैं फ्रेश होता हूँ ना, स्टूल जिस दिन टाइट होता है, और वो जलन बसती है वहां पे। और कल तो ब्लीडिंग भी आई है, और मैंने एंडोस्कोपी कराया, उसमें फूड पाइप का मुंह खुला हुआ बताया है। अच्छा। और खाना डाइजेस्ट नहीं होता सर। मैंने त्रिफला भी ले लिया, मैंने मैंने बहुत क्रेमाफिन वगैरह, लॉक्टोल्यूज, इतनी दवाइयां मेरे पास पड़ी है। मैं पागल हो गया देख के। मैं 28 साल की उम्र में इतनी दवाइयां, यार कैसे जिएंगे। मर जाए इससे अच्छा तो बढ़िया हो जाए। घर वाले भी देखो परेशान है। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको परहेज में ये बताऊंगा। और अगर सर मैं आपकी दवाई बता तबीयत, देता हूँ, मैं दवाई बता देता हूँ, मैं क्या क्या दवाई वहां से लेके आया हूँ। उन्होंने मेरे को अमल पित्त दिया था, उन्होंने मेरे को रिलीवन पाउडर दिया था, और उन्होंने मेरे को एक जीआई लीवर करके होती है शुद्ध की, वो दी थी। और उन्होंने मेरे को नाभि ऑयल दिया था। और उन्होंने मेरे को एक और वो बोलते हैं पाइल फ्री करके, एक पाइल फ्री हाँ करके जी। डिब्बा सूजी का, वो भी दिया था। और उन्होंने 2-3 चीजें और दी थी। एक शीत पाउडर दिया था उन्होंने मेरे को, शीत पाउडर डाल के पानी में बैठना है। और एक 2-3 हम्म। चीजें और दी थी उन्होंने, करीबन मेरे को काफी सारी दवाइयाँ दी थी सर। लेकिन सर मेरे को आना रिलीव नहीं मिला सर। मैं बहुत मायूस हूँ सर। मेरे को प्लीज कहीं पे सजेस्ट करो ना कहीं से। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली में हूँ अभी हाल घड़ी में, सफदरजंग से दवाई लेके आया था शुद्धि से, डॉक्टर राहुल बैठते हैं वहां पे। देखो ऐसा है, अभी कोई मसा तो नहीं है आपको? सर वहां पे उस डॉक्टर ने कट मारा था, वहां पे स्टूल टाइट होती है, खून आता है। मैं हाथ भी लगाता हूँ तो वहां पे स्प्रेस होने के बाद हाथ धोता हूँ तो भी खून लगा हुआ आता है हाथ की। अभी 2-3 दिन से मेरा सोजना आई हुई है, मतलब बहुत ज्यादा। जिस तरह नॉर्मल खून आदमी को की 2 गोली मात्रा देते हैं ना, कितनी वहां है, पे कितना कितना ब्लीडिंग कितनी होती है? कुछ मात्रा में रहता है ब्लीडिंग या बस ज्यादा बस आता है? नहीं, जिस मात्रा में ज्यादा नहीं आता, मतलब स्टूल को लग के आता है ब्लड। वो रगड़ मार रही है वहां पे, कट लगा है ना, वहां पे जलन मचने लग रही है और कट वाली जगह पे। दर्द होता है? तो वहां फिशर फिशर हो दर्द गया होता है, आपको अभी। देखो ऐसा है, सूजना सूजना जी। अ, आपके नजदीक हमारा सेंटर है मेरठ, शुद्धिग्राम मेरठ। वहां जाकर इसका एक बार चेकअप करवा लें। चेकअप करवा के हम आपको स्पष्ट कर पाए कि फिशर है या कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन है। दवाइयों से पहले आपको एक डाइट निर्धारित करनी और पड़ेगी। सर डाइट समझाई और गई थी सर हमारी? और सर नई डाइट कुछ नहीं बताया सर उन्होंने मेरे पास। उन्होंने मेरे को ऐसे ही दवाइयाँ दे दी थी, और उन्होंने मेरे को वेट वेट वगैरह ये सब किया था। और उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत परहेज बताया था। वो चीजें मैं खाता ही नहीं हूँ, जंक फूड वगैरह ये सब मैं नहीं खाता हूँ। दाल रोटी खाता हूँ मैं, बाहर कोई पनीर वनीर कुछ नहीं खाता। और सर सबसे बड़ी दिक्कत है ना, ये छोटे छोटे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जगह आयुर्वेद के नाम पे चोर बैठे हैं। ये कोई जनता वाला हो गया, ये हो गया। अब उसने मेरे को गारंटी ली थी, अब उसकी गारंटी पे तेल लेने के चली गई। मैंने उसको दिखाया, बोला ये आपको ये हो गया, हम आप गारंटी ले रहे थे, गारंटी कहाँ गई आपकी। अब वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया सर। अब सर आपके पास मैं जहाँ को होगा बुला लेंगे सर, इसको इलाज करो सर। खाना डाइजेस्ट नहीं होता सर। पेट है ना, एक रोटी खाते ही ऐसे हो जाता है, फूला फूला रहता है। मैं गोंद कतीरा जूस पे जी रहा हूँ, 3 दिन हो गए मेरे को। देखो ऐसा है, मेडिकल क्षेत्र में कोई गारंटी दे रहा है तो समझ लो ठगी का काम कर रहा है। कोई भी फीवर तक की भी हम आपको स्पष्टतम एथिकल वे से कोई गारंटी किसी भी चिकित्सा में अगर कोई दे रहा है तो वो फ्रॉड ही है। और दूसरी बात, आपकी उचित चिकित्सा के लिए मैं सलाह देता हूँ, एक तो डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करें, गेहूं अभी अवॉइड करें। और जो डीआईपी डाइट हमारी होती है, फल और फ्रूट का ज्यादा सेवन, ये आपकी गट हेल्थ को भी डिस्टर्ब हो, जो डिस्टर्ब हुई है उसको भी रिवाइव करेगी, आपको पोषण भी देगी। और आप निकटतम हमारे सेंटर शुद्धिग्राम मेरठ के अंदर जाएं। शुद्धिग्राम मेरठ में आपको डॉक्टर नवीन चौहान जी से मिलना है। डॉक्टर नवीन चौहान जी हमारे 30 से 35 वर्षों का उनको तजर्बा है, एक्सपीरियंस। वो आपके लिए सुझाव कर पाए कि क्या ये केस में क्षार पातन होना है या क्षार सूत्र होना है या नहीं होना है, या आपका केस बिगाड़ा गया है, तो वो पूर्ण आपको स्पष्ट कर पाएंगे इस विषय में। और एक बार सर चेकअप मेरी के लिए जाएं। और कोई मेरी औषधि
और थेरेपी भी चलती है सर मेरी, दिमाग उसकी NLP CBT वगैरह चलती है मेरी दिमाग की। मैंने साइकोलॉजिकल हायर कर रखा है पूरे महीने के लिए, वो मेरी थेरेपी लेता है। तो इंजाइटी का भी मेरे को बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव, मेरे को बहुत ज्यादा पैटर्न है ये चीजें भी। मैं आपको देखो, इसी डॉक्टर से जैसे कभी छुपाना नहीं चाहिए, और आप लोगों क्या को छुपा के तो हम। एंजाइटी है, क्या तनाव क्या है आपको? सर मेरा है ना, कई 2 साल पहले एक दोस्त चला गया था साइलेंट, उसकी वजह से तो मैंने करीबन एनजीओ भी करवा दिया, इको भी करा दिया। मेरा हार्ट नॉर्मल है, लेकिन वो मेरा दोस्त है ना, वो दिमाग में यहाँ सेट हो रखा है, वो निकल नहीं रहा। कार्डियोफोबिया देखो करके एक सिम्टम होता है। देखो ऐसा है, इस चीज को हम बोलते हैं मेंटली नोब, दिमाग की गांठ। कोई व्यक्ति, कोई घटना ऐसी घट जाए और वो मानसिक रूप से घर कर जाए, साइकोलॉजिकल रूप से घर कर जाए, तो उसको ठीक करने के लिए आपको मैं कहूंगा कि एक तो आध्यात्मिक व्यक्ति को होना चाहिए और बिजी रहना चाहिए। बिजी आप किसी गेम में भी हो सकते हैं, कोई अच्छा कार्य में भी कर सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए पंचकर्मा में आप मिथ्य रसायनों के द्वारा जो शिरोधारा होती है वो करवाएं, तीक्ष्ण नश्यम आप करवाएं। और काउंसलिंग से अच्छा आप आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर जो आध्यात्मिक विशेष चिकित्सा रहती है, मंत्र चिकित्सा होती है, उसका भी सहारा लें। वो स्वयं घर पे भी आप जो हम पाठ करते हैं, भजन आदि पढ़ते हैं, तो सभी मंत्रों की वाइब्रेशन मन को शांत करती है। और जितना हो सके अगर आप सोचोगे तो सोचने से वो बढ़ता है। एक चीज होती है समझना और एक चीज होती है सोचना। अगर हम ज्यादा किसी चीज को सोचते हैं, हम किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो अच्छा होता है, कोई व्यक्ति चला गया तो उसके बारे में सोचते हैं तो वैसा होता है। रोग को जपोगे तो रोग मिलेगा, राम को जपोगे राम मिलेगा। अब साइकोलॉजिकल उस चीज को, उस घटना को आप सोच रहे हैं। अब ऐसी घटना कई व्यक्तियों के साथ होती है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और वो फेल हो जाए, किसी का कोई चाहने वाला किसी को छोड़ के चला जाए, कोई मित्र प्रेम ऐसा हमारे साथ धोखा कर दे, बिजनेस लॉस हो जाए, तो इन इवेंट्स में हमारे दिमाग के अंदर वो घटना घर कर जाती। फिजिकली हम बढ़ते रहते हैं लेकिन साइकोलॉजिकल उस चीज का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो इस चीज के लिए मैंने आप जो मैंने एक वेबिनार ज्वाइन किया था सर, शुद्धि का ही। उनमें बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोनाली गर्ग जी। हाँ जी। तो उन मैंने उनको बताया कि मैडम ऐसे मेरा एनजीओ हुआ है, और मेरा बीपी जो है वो 130/90 रहता है, कई बार 150 होता है, और पल्स रेट मेरी 56-58 रहती है। तो उन्होंने बताया था दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम होता है ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जी वो वो उसके प्रभाव से आपकी पल्स रेट डाउन जाती है। आप उस पर लोड डाल रहे हो ज्यादा, तब वो फ्री हो जाएगा तो पल्स रेट अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। और उन्होंने मेरे को 2 दवाई भी लिखी है, उन दवाई ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। होम्योपैथिक दवाई है, जी जी। काली फोस करके हाँ जी। दवाई है, जर्मनी की ये। इन्होंने और उन्होंने बोला है कि आप थेरेपी करवाइए, लेकिन उन्होंने, उनके वहाँ पे बहुत ज्यादा थे पेशेंट, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं था बात करने का। तो वो बोले कि टीम कॉल करेगी। तो थेरेपी मेरे को बोला था, दिमाग की नसें खिंच गई है स्ट्रेस की वजह से, तो आपको दिमाग में ना थेरेपी बहुत जरूरी है दिमाग के लिए। तो ऐसा करें, आप ना नंबर शेयर कर दें और पूर्ण लिख दें, डॉक्टर सोनाली से वीडियो कॉल का हम आपका एक सेशन करवा देते हैं। ओके सर। और सर जी जी, इसमें चैट बॉक्स में पूर्ण लिख दीजिए कि डॉक्टर सोनाली से मुझे एक वीडियो कॉल करवानी, तो हमारी टीम अभी आपको आज या कल में एक अरेंज करवा देगी कॉल। परवीना जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या हाँ समस्या है जी जी, आपकी? मैं कश्मीर से बोल रही हूँ सर, मैं जी बताएं कश्मीर से कि हाँ जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, मुझे 6 महीने हो गए आपकी दवाई खाते हुए। हाँ जी। मेरे इम्प्रूवमेंट बहुत बेटर है, बट मुझे हाँ जी, अब बड़ी अच्छी टांग में बात है। खुजली आती है। मेरे को लिवर सिरोसिस था, मुझे आती है अब तकरीबन 1 महीना हो गए, टांगों में खुजली होती है। पैरों में खुजली होती है? नहीं, टांगों में। टांगों में, पैरों में? ना ना, पैरों में नहीं, सिर्फ नेक्स्ट, टांगों में। अच्छा यहाँ तो नीचे बहुत तलवों यहाँ में, दर्द तलवों में? बहुत है। तालवों में नहीं, बस ठीक, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा अच्छा। तो खुजली के लिए सामान्य आप नीम का तेल प्रयोग कर सकते हैं, नारियल तेल के अंदर भीमसेन कपूर मिलाकर वो भी लगा सकते हैं, और इसको त्रिफला का से भी वॉश कर सकते हैं। कई बार जी ब्लड जी फ्लो वीक हो उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशन होती है। डाइट आप उचित निर्धारित जो हमारी टीम के द्वारा बताई गई वही सेवन कर रहे हैं? जी, मैं वही उसी का फॉलो करती हूँ। मेरे को बहुत वीकनेस आई है, मेरे को
67 था ये वेट, अब 60 है। 60 से भी कम होगा। अब छठा महीना है मुझे परहेज करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है ना लिवर में भी। मेरे को फैटी लिवर, एलएफटी वो वगैरह है कि एफटी, वो सब कुछ ठीक है। और मैं यहाँ का मेडिसिन भी खाती हूँ ना। मैंने परसों मंदीप मैडम से भी किया था। नहीं, क्या नाम है उसका, पता नहीं कौन सी सरदारनी थी वो, जी जी जी। मनप्रीत। उससे उससे भी बात की मैंने। उसको बोला था कि मैं यहाँ की मेडिसिन अब काम करूं। शुगर का, थायराइड का, थायराइड मुझे है 0.2 शुगर होता है हमेशा। इससे भी पहले भी 90 आता है मेरे को। इस वक्त भी शुगर 90 आता है। HbA1c जो 3 महीने का शुगर का टेस्टिंग रहता है, वो कितना लेवल वो रहता है आपका? वो भी ठीक है, वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल है तो फिर औषधियां बंद करके अपना डाइट पे ही फोकस कीजिए और नीम करेला थेरेपी कीजिए। जी, मैं बोलती हूँ यहाँ का मेडिसिन है ना मेरे को, इंग्लिश मेडिसिन। तो उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद करके अपना डाइट को फोकस करो। पहले आयुर्वेदिक पे, होम्योपैथिक पे चालू करो। और उन चीजों को भी फिर जैसे शुगर HbA1c ठीक आ जाता है उसको बंद कर दीजिए। और फिर डाइट पर ही फोकस करके शुगर को ठीक रखिए। डाइट में वो ठीक करती हूँ, मगर मेरे को इससे भी पहले आता था 90 शुगर। अब इस वक्त भी हाँ मुझे जी। 90 है। मगर मैं खाती हूँ ना, मैं खाती हूँ पपीता भी, मैंने मैंगो भी खाया तो भी आता है मेरे को 90। मगर मैं खाती हूँ सुबह, अर्ली मॉर्निंग में खाती हूँ ये फ्रूट्स। जी जी। मगर मैंने बोला था डॉक्टर साहब को, मैं ये यहाँ की दवाई जो मेरे को लिवर की भी है वो मैं बंद करूँ अब। आपकी एक बार रिपीट जांचें करवा लेते हैं और जांचों के अनुसार फिर निर्धारित करके बताते हैं कि आपको जी, कुछ मैंने आपको डाले ना वो सारे, व्हाट्सएप पे मैंने डाले सारे रिपोर्ट्स। अच्छा अब अच्छा। मुझे सिर्फ ये फैब्रोज करना है। मुझे था जनवरी में, फरवरी में था मेरे को 9, अब हो गए 5 महीने। अब और करना है तो उसने बोला 15 दिन के बाद करेंगे। वही आपको तो एक दिखाना है फाइब्रो बस। स्कैन आपका, फाइब्रो स्कैन करवा लेते हैं। आपकी मैं जांचें चेक करके फिर बता पाऊंगा कि हमारे किस नंबर पे आया है। तो एक बार नंबर आपका शेयर कर दीजिए, हम पूरी आपकी वो रिपोर्ट चार्ट निकाल के फिर आपको स्पष्ट करके बताते हैं। मुझे था पहले फैब्रोस 15, अब 15 के बाद आया 9, मगर वो अब हो गए 5 महीने। अब और करना है था, ईद था, ईद थी ना, बकरा ईद। जी जी जी। उसने बोला 15 दिन के बाद आना। अब मैं यही आपसे इल्तिजा कर रही हूँ कि मैं यहाँ की मेडिसिन खत्म करूँ। मैडम मैं पूर्ण एक बार जांचे आपका केस देख लेता हूं। और आपका कंसर्न डॉक्टर है तो आपकी सभी चीजें हम जांच करके आपकी फाइल चेक कर फिर पूर्ण आपको स्पष्ट करके बताते हैं। हाँ, आपने बोला ना खुजली के लिए सर, एक बार और बोलिए, मैं इसको लिख के रखूंगी। नारियल तेल के अंदर भीमसेन कपूर मिलाकर, ये आप अगर कहीं किसी भी स्थान पर खुजली है तो वहां लगाते हैं तो खुजली ठीक हाँ, हो जाती है। नारियल, टांगों में खुजली, खून आता है हाँ, टांगों में खुजलते तो खुजलते। नारियल, ये नारियल तेल और भीमसेन कपूर मिला लीजिए। नारियल तेल लेना कितना, नारियल तेल आप 100 ml लेते हैं तो उसके अंदर 20 ग्राम देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, ये मिला लीजिए और देसी इसको कपूर लगाइए। हाँ उसमें जी हाँ डालना जी। है ना, ये कपूर डालना है नारियल तेल में। हाँ जी हाँ जी, नारियल हाँ तेल में जी, ये डालना है। कूट के लगाना है, कूट के। आप उसमें कूट के नारियल तेल के अंदर डालोगे ना तो वो स्वयं मिल जाता है, धूप में रख देना, वो अपने आप मिल जाएगा जी उसके जी अंदर। जी जी, उसको मैं बोलूंगी देसी और कपूर। हाँ जी हाँ जी, देसी कपूर। और कुछ लगाना है उसको सर? देखो एक बार मैं पूरा आपका केस देख लूं फिर मैं कुछ और अन्य जो सुझाव रहेगा, औषधियां रहेंगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई केसेस में नीम तेल, तुबरक तेल, महामिर्चादी तेल, इनका भी एक मिश्रण बनाकर अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है तब किया जाता है। और कई बार औषधियों नहीं, का भी मेरे को सेवन इंटरनल भी ज्यादा खिलाना। नहीं है जी सर, मेरे को ज्यादा तो नहीं, मगर सामान्य खुजली जब करती है एक बार सामान्य आप इसका तेल का प्रयोग कीजिए, कितना लाभ लगता है फिर बताइए। फिर आपसे एक हाँ बार फिर ना। कनेक्ट होते हैं और आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको चेक करके मैं आपकी फाइल्स निकलवा कर फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे रहेगा, कितना लंबा लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। सैनी जी, गुणवाल जी, अंकित जी। हेलो।
हाँ जी। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ। मुझे 1 साल पहले जैसे बाथरूम जाने से ब्लड आया था, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से दिखाया था, तो उन्होंने पाइल्स बोला था, तो बोला था ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन मैंने ऑपरेशन न करवा के विश्व यूट्यूब में विश्वरूप रॉय जी का सर का देखे थे, तो उनका डीआईपी डाइट फॉलो किए 2 मंथ, तो सही हो गया था। और अभी 5-10 दिन से फिर से ब्लड आना स्टार्ट हुआ है, बीच बीच में आ रहा है और फिर देखो, नहीं अगर भी आ आपको रहा है। मस्सा बन गया, हेमोरॉइड बन गया था, तो डाइट हाँ से, औषधि से उसकी कॉम्प्लिकेशंस हम ठीक कर सकते हैं। अगर वो मस्सा बढ़ ही गया तो उसका हमें सार सूत्र करना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर के अंदर कोई आपने गलत खान पान किया तब कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, गर्म बाइक पे बैठ गए तब कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, या मौसम कहीं उष्ण चले गए तब कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, शरीर में पित्त बढ़ गया, एसिड बढ़ गया तब कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, निकटतम जो आपके सेंटर होगा उस सेंटर की जानकारी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और इसका सार सूत्र विधि से ही ट्रीटमेंट उचित रहेगा। और सर, छात्र सूत्र का खर्चा कितना आएगा? कोई हेल्थ इंश्योरेंस है आपका? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस अभी तो स्टूडेंट पे जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं। अच्छा अच्छा। तो एक बार केस आपका चेकअप करके वो निर्धारित कर देंगे कि 10,000 लगना है, 20,000 लगना, तो केस की कॉम्प्लिकेशन एंड करता है, क्या चार्ज रहता है, कितने दिन का स्टे आपको रहेगा, और कितना लंबे समय लगना, तो उसके अनुसार फिर वो निर्धारित करके हमारे सर्जन आपको बता देते हैं। अच्छा सर। और सर, स्टूडेंट को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, जो उचित निर्धारित डिस्काउंट होता है कंपनी के द्वारा या आपकी अवस्था के अनुसार, वो कंपनी नोब्स के अनुसार, वो निर्धारित टीम आपको कनेक्ट करके बता देगी। आप नंबर हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वो पूर्ण आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सर, एक बार और डीआईपी डाइट भी बता दीजिएगा। वीआईपी डाइट भी पूर्ण आपको शेयर करवा दी जाएगी। शिखा अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक टेस्टिमोनियल स्टार्ट कीजिए जो हमारे अन्य रोगों के विषय में है। आयुर्वेदा पंचकर्मा की ताकत इतनी मजबूत होती है कि बड़े बड़े रोग आयुर्वेदा पंचकर्मा के डिटॉक्स करवाने से ठीक हो जाते हैं। 2 प्रकार की चिकित्साएं होती है, शमन और शोधन। तो शोधन चिकित्सा पंचकर्मा चिकित्सा से होती है। स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए, इसी को स्टार्ट कर दो। कोई इशू है तो अभी शालिनी शर्मा जी का प्रश्न आया है कि मुझे बात करनी है, उनसे एक बार क्वेश्चन ले लीजिए उनका। मुझे यहाँ पे 2 दिन गांठें हो गई। मुझे यहाँ पे 2 दिन गांठें हो गई। मैं गया एक किसी के पास, डॉक्टर है, डॉक्टर है। उन्होंने देखा होगा, बोले "ये तो निकलवाना पड़ेगा"। उन्होंने कहा निकलवाना? अरे मैं कहा तो 2-3 हो रखी है। उन्हें हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2 दिन गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीनों की तीनों गायब।
और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन करें। बोलो, ले लीजिए, वो अभी बात करना चाह रहे थे। मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। शालिनी 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो मुकेश जी, शालिनी जी, शालिनी शर्मा जी। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो जी जी, शालिनी पूछिए जी, जी। से बात सर करें, क्या प्रश्न है आपका? जी सर नमस्ते। मैं मतलब फर्स्ट टाइम आपके उससे जुड़ी हुई हूँ। सर मेरे बेटे को ना मतलब जी स्पीच नमस्कार। क्लियर नहीं है। और हेलो ठीक है, कितने जी वर्ष जी का है आपका बच्चा? सर, मेन बात ये है कि उसको बाय बर्थ मेनिंजाइटिस हुआ था और उसको फीट्स बहुत आ रहे हैं सर। मतलब आज की डेट में कम है, क्योंकि मैं मार्च में आपके हॉस्पिटल गई थी मेरठ सुमधी। वहां से मुझे डॉक्टर प्रियांक ने कुछ दवाइयां दी थी, उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद में भी 5% उसको आराम मिला है, पर थोड़ा सा उसका मुझे लग रहा है फिर से टाइमिंग बढ़ रहा है। तो मैं वहां दोबारा नहीं जा पाई दवाई के लिए। तो मुझे ये जानना था कि मतलब उन्होंने ये कहा था कि थेरेपी देखेंगे। मतलब उसके हाथ पैरों की मूवमेंट नहीं है ज्यादा, चलता है, बैठता है, उछलता है, कूदता है, पर अगर राइटिंग ज्यादा नहीं कर पाता है, स्पीच क्लियर नहीं है। और सर मतलब फीट्स में मतलब दवाइयां जो उन्होंने दी थी 3 महीने की, मुझे लगा कि 5-10% का उसको थोड़ा फायदा मिल रहा है। पर अब मुझे वो दवाइयां मैं दोबारा कैसे लूं, और बच्चे का दोबारा ईईजी देखेंगे कि कोई थेरेपी कहाँ से देंगे बात मैं। कर रहे हैं आप? रहने सर वाले कहाँ के हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं मेरठ गई थी मार्च में आपके हॉस्पिटल। देखो, दिल्ली से नजदीक आप मेरठ दोबारा विजिट भी कर सकते हैं औषधियों के लिए। डॉक्टर प्रियांक से आप एक बार पुनः मिल लीजिए। बाकी दिल्ली में भी हमारे सेंटर हैं। गुरुग्राम में हमारा मानेसर सेंटर नया खुला है, तो वहां आप विजिट कर सकते हैं। पंचकर्मा तृतीया वहां भी ले सकते हैं। शिरोधारा तीक्ष्ण नशम ये भी करवा सकते हैं। बाकी ईईजी जो प्रीवियस है और अब का है, वो रिपीट एक बार चेक कर लेते हैं कितना उसका चेंज आया है। उसके अनुसार फिर निर्धारित सर करते हैं जैसे कि डाइट। उसका मैं बच्चे की उसका डाइट आप वही फॉलो करवा रहे हैं जो हमने आपको बताई थी? सर अभी कुछ नहीं है, बस मैं डॉक्टर प्रियांक ने मुझे कुछ दवाइयां लिख के दी थी, मैंने केवल अभी वही डाइट दी नहीं है, उसके बताई गई अलावा आपको? नहीं, कुछ नहीं, कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने एक बोला बार था डी कि पहले आप नंबर शेयर कर दीजिए आपका चैट बॉक्स में, मैं आपको डाइट का भी प्रॉपर चार्टिंग प्रोवाइड करवाता हूँ। क्या डाइट रहेगी बच्चे के लिए, जो कि पोषण भी देगी। ओके सर, ओके। मतलब ये है सर, मेरा बच्चा 7 साल का हो गया, मतलब वो क्लियर बोल भी नहीं पाता और मैं फीट से उससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो बस मुझे ये है कि थोड़ा बहुत उसको आराम मिल जाए। मैंने सुना था कि आप तो मतलब शायद ये दवाइयाँ नहीं काम आ रही हैं, तो आप लोगों के हॉस्पिटल में इतना मैंने देखा है, मैंने नेट पे भी देखा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उसमें चेंज आए, मतलब उसमें कई थोड़ी सी। बार देखो मैडम, 7 वर्षों से आपका बच्चा परेशान था, उसको अभी लाभ लग रहा है। तो कई बार औषधियां बदलनी भी पड़ती हैं, कई बार पंचकर्मा थेरेपियां भी करवानी पड़ती हैं। केस की जी जी प्रारंभिक अवस्था हो तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। आपने सर, क्रोनिक मैंने अवस्था है कि भाई मुझे लंबा, जैसे कि एक बाहर वर्ष से बताया, 1 वर्ष से पुराना, 1 वर्ष से पुराना मुझे जब सर रोग हो बाहर जाता है तो बताया गया ठीक था करने वो भी थे। थोड़ा समय मैं लगता है। नहीं नहीं सर, वो तो जब मैंने इतने साल वेट किया है तो मैं कुछ और सही। सर मैं थेरेपी तो जैसे कि थेरेपी सेंटर है जो स्पीच सेंटर होते हैं, और ओटी वगैरह देते हैं, मैंने वहां भी करवा लिया, पर मुझे कोई बच्चे का जैसे साइकिलिंग नहीं कर पाता है। और मतलब लिखने को मैं राइटिंग के लिए देती हूँ तो बहुत ही हल्के हाथों से लिखता है। उसकी फिंगर्स बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा सा मूव करो या कुछ भी, वो नहीं करता है। मतलब उसको पेन होता है बॉडी में, पूरे टाइम बोलता है मामा मेरे को ईचिंग हो रही है बॉडी में, नींद प्रॉपर नहीं ले पाता है सर। और कभी भी कहीं भी टॉयलेट और पॉटी मतलब होने के बाद बोलता है सर, होने से पहले नहीं बोलता है।
तो एक बार मैडम पूर्ण इलाज करवाइए, हमारे सेंटर से रिविजिट कीजिए, उसके बाद फिर निर्धारित करते कितने % हम आपको लाभ दे पा रहे हैं, कितना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। बाकी संयम से आप इलाज लेते रहिए, पूर्ण वो ठीक होंगे। कितना लाभ आ सकता है वो आपको निर्धारित 2 बार रिपोर्टें करवा के हम बता देंगे कि इतना इलाज इनका हो पाएगा और इतना समय इसमें लगेगा। ओके सर, ओके, मतलब मुझे दोबारा मेरठ जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ओ मेरठ जा सकते हैं, मेरठ दिल्ली हमारे सेंटर जा सकते हैं, या आप निकटतम आपका गुरुग्राम जो सेंटर है हमारा मानेसर, वहां भी आप ओके विजिट कर सकते हैं। सर, तो मुझे वहां पर वही डॉक्टर मिलेंगे कि डॉक्टर चेंज होंगे? देखो, डॉक्टर प्रियांक से आप मिलना चाहते हैं तो उनकी ओपीडी मेरठ के अंदर ही होती है। मेरठ में आप नंबर हमारा चैट बॉक्स में डाल दीजिए, डॉक्टर प्रियांक की जिस दिन ओपीडी अवेलेबल रहती है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। ओके सर, ओके, मैंने चैट बुक में अपना नंबर डाल दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक, ठीक, ओके। हेलो। कौन कॉलर? मुकेश कुमार सैनी जी। जी मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरा जी क्वेश्चन गुड ये है मॉर्निंग। सर। हाँ, मेरा करीब 6-7 साल पहले हार्निया का ऑपरेशन भी हो गया और पाइल्स का भी हो गया था। हाँ जी। तो और जी। मेरे को ना प्रॉब्लम क्या है, अभी आँव आती है और हाँ स्टूल जी। ऐसे क्लियर नहीं होता ऑटोमेटिक, मतलब मेरे को फिंगर वैक्यूलेशन करना पड़ता है। जी। हम्म। तो इसके लिए अगर आहार क्या करते हैं आप? भोजन 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 क्या भो- करते हैं आप? हाँ, भोजन में ये डीआईपी डाइट भी शुरू करी है, इस तरह जैसे खाना, वो फल वल खाना, ये खाना, और फिर डीआईपी डाइट से कितना लाभ लगा? उससे लगा था, कभी कभी लगता है कभी नहीं। फिर मैंने अभी फिर उसके बाद स्मूथी बनानी शुरू करी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अभी क्या सोख कर लेता हूँ, फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, चिया सीड हो गया, और कुछ अखरोट रहते हैं, बादाम रहते हैं, तो उनको सारा अपना ये करके 6 महीने मैंने दूध भी छोड़ दिया था, नारियल के पानी में डाल के ये लेता रहा। लेकिन फिर भी मतलब उतना मेरे को अभी आराम नहीं मिल रहा। मेरे को टॉयलेट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 15-20 मिनट, और वो विद द फिंगर हेल्प स्टूल पास करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो, इसलिए करना पड़ता है, पेट में दर्द बना रहता है, हाँ आती है। ये जब ये कॉम्प्लिकेशन आई थी आपको, ये कॉम्प्लिकेशन आने से पहले कोई आप को लंबी बीमारी थी या कोई समस्या थी या कोई मेरे किसी अन्य चीज का ट्रीटमेंट को लिया? हाँ, नहीं, मेरे को स्टार्टिंग से ये रहा ना, जब मैं उस समय 10th-12th क्लास में था, मैं क्या करता था, 8th क्लास में ऐसे चूर्ण वूर्ण काफी खाए, वो मेरे को याद आ रहा, क्योंकि मेरे को टॉयलेट नहीं आता था, तो मैं चूर्ण खा लेता था। उसमें कुछ जुलाफा मिला होता था, कुछ ऐसा जुलाफा वो बताते बहुत तेज होता है, घोड़े को भी दे देंगे वो भी खराब हो जाएगा। तो वो भी मैंने बहुत यूज करा, सनाई की पत्ती ये वगैरह, 10th-12th क्लास में ऐसे ये सब मैं करता रहा। ये लगभग काफी, तो ये मतलब मेरे बचपन से कॉम्प्लिकेशन ऐसे क्या चलता आती है, रहा। जो कि जिस प्रकार से कॉम्प्लिकेट आपके नाक के अंदर कफ होता है वैसे ही आंतों में भी एक कफ होता है, क्लेदक कफ। अब आप अच्छा। कोई लंबी तीव्र विरेचक औषधि लेते हो तो आंतों का वो क्लेदक कफ शुष्क हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट रहेगा, वो तो एक तो आप त्रिफले के अंदर गाय का, देसी गाय का घी मिलाकर ये सेवन करना प्रारंभ करें। रात को 3 ग्राम, 3 ग्राम घी होगा और उसके अंदर उचित चूर्ण डाल लीजिए 3 से 5 ग्राम के अंदर। वो आप प्रयोग करें 1 हफ्ते तक। उसके साथ में डीआईपी डाइट का आप सेवन करें, और साथ में एक विशेष योग रहेगा, सूत शेखर रस, अविपत्तिकार चूर्ण, काम दुधार रस, पुनर्नवा मंडूर, वंशलोचन। इनका विशेष अनुपात मैं आपको लिखवा दूंगा इसका, या अपने वैद्यों की टीम से आपको सजेस्ट करवा दूंगा। ये नुस्खा तैयार करके आपको प्रयोग करना है। आप डीआईपी डाइट प्रयोग करें। कोई भी पैक्ड फूड, कोई भी बासी भोजन आपको सेवन नहीं करना है। बासी भोजन का तात्पर्य है बिस्किट, ब्रेड, नमकीन कुछ नहीं लेना। कार्बाइड राइपेंड फ्रूट नहीं खाना है। मसाले से पका हुआ केला, आम, पपीता, चिक्कू नहीं लेना है। तीसरा, आपको वज्रोली क्रिया करनी है। वज्रोली क्रिया क्या होता है? गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग का जो स्पिंक्टर है उसको बंद लगाकर ऊपर की ओर खींचना है। दिन में जितना समय लगे इसको करो। इससे प्रॉपर जो आपकी पेरिस्टाल्टी मूवमेंट है और उसमें भी इंप्रूवमेंट होती है, और आपके जो गुदा मार्ग की मसल्स हैं वो भी अच्छे से कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। इसको कीगल कित, कि, एक्सरसाइज भी कि, कहते कि, हैं। कितनी जैसे आप कितनी बार करना है? बाह्य प्रणाम भी बोलते हैं ना इसको, बाह्य प्रणाम, गुदा नहीं, द्वार को जैसे अंदर आप की तरफ सामान्य खींचना। बैठे हाँ जी, हाँ अंदर जी। की ओर खींचना, जैसे आप सामान्य बैठे हैं, बैठे ठीक है, ठीक बैठे है, भी ठीक है। आप पूरा मार्ग वहां से जब छोड़ रहे हैं तो ऊपर की ओर खींचिए। इससे भी वो ओके, मसल्स ओके। आपकी मजबूत होंगी
और हाँ आपको मल करने में सहायता मिलेगी। बाकी जो ये नुस्खा है मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आप नंबर चैट बॉक्स में एक अच्छा, बार शेयर कर दीजिए। वो मैं शेयर कर दूंगा। मैं अभी मानेसर आपका जो हॉस्पिटल है उसमें मिला हूँ अभी 5 दिन पहले। हेलो हेलो। डॉक्टर अक्षय गोयल जी हैं वहाँ, बड़े अच्छे गुणी ज्ञानी डॉक्टर हैं। हाँ जी। वहां से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसके लिए। सु- सुनिए, वहीं की मेरे को एक बात पूछना है। मैंने लिया है, मेरे को अभी डॉक्टर सूदी दिया है, मैं लेके आया हूँ। और एक है गृहिणी हर बट्टी, एक आरोग्य वर्धनी बट्टी, एक पाचन वर्धक, एक अमल पित्तनाशक। हेलो। जी अच्छा है। हाँ, ये ले रहा, तो ये उचित जो उचित शुद्धि में ले रहा हूँ ट्रीटमेंट वह। आपको दिया गया है, आप इसको इसको लीजिए और इसको लेने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस नहीं नहीं, इसमें मेरे को एक बात सजेस्ट करनी है आपसे। ये डॉक्टर शुद्धि क्या दोनों टाइम ले सकते हैं? ये मेरी आंतों को खराब तो नहीं करेगा? क्योंकि इसको लेने से स्टूल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और उन्होंने दो दो टाइम लिखा रात्रि था, में ही लेकिन मैं अभी। लीजिए, एक समय ही लीजिए। ये विरेचक औषधि है, दोनों समय नहीं लेना। अगर दोनों समय लेना तो मात्रा इसकी बहुत कम लेनी पड़ेगी आपको। दूसरे समय मैंने अभी तक लिया ही नहीं, डर की वजह से। मैं केवल शाम को ही लेता हूँ। एक ही समय लेना, एक ही हाँ समय ले लीजिए इसको, ज्यादा मात्रा हाँ, नहीं लेना। ठीक है। मेरे को जो मेन प्रॉब्लम है, जो है ना, फिंगर मेरे को इंसर्ट करके रेक्टम में थोड़ा सा वो दबा के, और वो सब मेरे को टॉयलेट करना पड़ता है। कभी कभी मेरे को इतना दर्द हो जाता है, मेरे को एनीमा भी लेना पड़ता है। कभी कभी मैं नॉर्मल पानी का एनीमा भी लेता हूँ। जी 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 जी, कोई बात हेलो। नहीं। आप इलाज ले रहे हाँ, हैं तो कभी कभी। उचित हाँ, इलाज और मेरे करवाइए। मैं हाँ पूरा आप हाँ हाँ, इसका ठीक है। कोर्स मैं ले लीजिए। लेकिन, हाँ नहीं, मैं कोर्स कर लेता हूँ, या मेरठ में अगर, या यहाँ पे भी, यहाँ पे अभी NABS से अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ। मेरी पॉलिसी भी, अगर पॉलिसी ट्रीटमेंट हो जाए तो मैं वो कराना चाहता हूँ। मेरी 8 साल की तो पॉलिसी चल रही है, 8 साल से कंटिन्यू। देखो ऐसा है, आपका NABH अप्रूव्ड जो जो सेंटर है वो आपको सजेस्ट कर दे जाएंगे। आप नंबर चैट बॉक्स में डालिए। अन्य जो हमारे सेंटर्स है, आप वहां आप विजिट करवा देंगे आपको, जो तो आप निकटतम आपके आप रहेगा। शुद्धिग्राम आप ये मेरठ आप। कोई बात नहीं, शुद्धिग्राम भी चला जाऊंगा, ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन ये मैं पॉलिसी के थ्रू ट्रीटमेंट चाहता हूँ अपना, क्योंकि एक्सपेंसेस काफी रहते हैं आप लोगों के पर तो डे पॉलिसी के पर। थ्रू आपको एडमिट होके वो सेंटर आपको बता रहे हैं। शुद्धिग्राम आप विजिट कर सकते हैं, सफदरजंग आप विजिट कर सकते हैं। निकटतम जो अन्य आपकी पॉलिसी के अनुसार रहेंगे वो भी टीम आपको कनेक्ट करके बता देगी। आप नंबर एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं नंबर नंबर तो मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन वहां पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। वीडियो चलाना। कुछ वीडियो चलाओ आप। मैं आशा करता हूं आज आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला के विषय में पूर्ण जानकारी मिली होगी और आप सचेत रहे होंगे। जानकारी प्राप्त करके आप अपना क्षार सूत्र विधि से ट्रीटमेंट लेंगे। हमारे 3 सेंटरों में क्षार सूत्र विधि अवेलेबल है। डेराबस्सी सेंटर, मेरठ शुद्धिग्राम सेंटर और लखनऊ सेंटर। तो यहाँ हमारे उचित गुणी ज्ञानी वैद्य सर्जन अवेलेबल रहते हैं। बाकी आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं खरड़ सरस्वती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर अवेलेबल रहता हूं। तो आप किसी भी दिन आकर मुझे 10 से 5 बजे तक मिलकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया में 100 से ज्यादा क्लिनिक और हॉस्पिटल सेंटर हैं। उनके विषय में जानकारी के लिए, अपने ट्रीटमेंट की जानकारी के लिए आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और अन्य वेबिनार की सीरीज से जुड़े रहिए। हमारे नेक्स्ट इवनिंग वेबिनार्स भी हैं, वहां हमारे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे अन्य रोगों के विषय में। और आज का ये वेबिनार मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आशा करता हूं आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।